अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। बहुत ही खूबसूरत मीटिंग हो रही है। ऑनलाइन हमारा पॉडकास्ट चलेगा और अक्रॉस द वर्ल्ड। सियाटल में बिलाल अहमद बिलाल रहते हैं और मैं इस्लामाबाद में। और इस तरह आज हमारी गुफ्तगू शुरू होएगी। और बिलाल जो हैं 19 ईयर्स से मेरी बेटी से शादी हुई है इनकी। पिछले महीने इनकी 19th वेडिंग एनिवर्सरी हुई है। तो हमारा एक दूसरे को जानना जो है हैज बिन फॉर अबाउट 20 years नाउ, है ना। मैं थोड़ा पहले मैंने देखा था कि भाई एक माइक्रोसॉफ्ट में एक यंग मैन काम कर रहे हैं पाकिस्तानी, और मैं बड़ी इम्प्रेस हुई। और मेरी एक फ्रेंड थी, उसने बताया कि ये बड़े ज़बरदस्त राइटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और माइक्रोसॉफ्ट में भी काम करते हैं। तो मुझे हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारे पाकिस्तानी कोई सक्सेसफुल काम करते हैं कहीं और अपने मुल्क का भी नाम रोशन करते हैं और अपना भी काम, अपनी भी सलाहियतों से लोगों का फायदा कराते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज अवेल्ड ऑल बिलाल्स qualities and his talents. माशाल्लाह, he has been working in their creative unit, जिसमें ये थिंकिंग करते थे, जिसमें प्लानिंग करते थे, डिजाइनिंग करते थे। एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ बिलाल फॉर हैविंग बीन पार्ट ऑफ that particular group in particular और otherwise also. So आज मैं आप और बिलाल के दरमियान कम रहूंगी, सिर्फ ये बताऊंगी कि मेरे ख्याल he has lived every dream of every Pakistani especially in the tech field, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट में काम किया, अमेजोन में किया, गूगल में इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर भी इन्होंने काम किया हुआ है और माशाल्लाह इनका बहुत ही वाइड स्केल की वो टैलेंट्स हैं। नॉट ओनली मतलब कि जिससे उनकी घर का रोटी पानी चलता है दाना पानी, लेकिन ही इज अ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड अ गिटार प्लेयर। ही इज अ म्यूजिशियन ऑल्सो, ही क्रिएट्स हिज ओन म्यूजिक। और इनका जो म्यूजिक है वो ईस्ट और वेस्ट का एक खूबसूरत इम्तजाज है। तो आइए जनाब, मिलते हैं अहमद बिलाल से। बिलाल, जी, थैंक वेलकम यू टू सो माय। मच। बताइए, बिल्कुल चलें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या आप बचपन से ये सारी चीजें बनना चाहते थे? ये तो सब कुछ था ही नहीं। तो बचपन में आपका क्या ख्वाब था, ये बता। बचपन में मेरा क्या ख्वाब था? आई थिंक मेरा पहला ख्वाब तो ये था कि मैं बड़ा होके पायलट बनूंगा। अच्छा, पायलट क्योंकि बनेंगे। हाँ, पायलट नहीं, पायलट पायलट। पायलट, वो जो शिप्स के होते हैं जो गुंडागर्दी करते हैं। क्योंकि अच्छा, लॉस्ट ऑन द बचपन में कैरिबियन। बचपन में मुझे ट्रायर आइलैंड पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था, तो उससे इंस्पायर होके मैंने सोचा कि ये बड़ा अच्छा काम है कि आप पायलट हो, आप शिप्स में जा रहे हो, आप नई नई चीजें डिस्कवर कर रहे हो। तो बचपन में तो बनने का शौक था। उसके बाद आई थिंक दो इंटरेस्ट में डेवलप हुए थे, एक आर्ट में और दूसरा टेक्नोलॉजी में। तो आर्ट का इंटरेस्ट तो बस आई थिंक समहाउ कुछ इसी तरह था। मेरी बड़ी बहन जो थी, उन्होंने हमें, मुझे और मेरी दूसरी बहन को सिखाया था थोड़ा बहुत। तो वहां अच्छा। से हम हुआ, तो फिर हमने बस पेंटिंग स्टार्ट कर दी, फिर डिफरेंट चीजें इस तरह की हो गई। हाँ लेकिन टेक्नोलॉजी का, एक तो जो साईफाई मूवीज मूवीज तो हर जमाने में इतनी नहीं आती थी, और टीवी शोज आते थे साईफाई टाइप के, स्टार ट्रैक और इस किस्म के। तो उनको देख के बड़ी इंस्पिरेशन होती थी कि ये देखें दुनिया में क्या आप कर सकते हैं, लाइक फ्यूचर में जो चीजें अभी नहीं है। तो उससे मुझे इंटरेस्ट हुआ। फिर मैंने कहा कि अच्छा, हमारे एक रिलेटिव थे, उनके पास उनके बिजनेसेस में कंप्यूटर होते थे उस जमाने में। तो उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे कंप्यूटर बोरो कर सकता हूँ। तो उनके पास एक फारक कंप्यूटर पड़ा हुआ था उस जमाने में। वो IBM के क्लोन्स होते थे, डॉस उस पर चलता था। आई थिंक उसमें 20 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव थी, एक ग्रीन कलर का उसका मॉनिटर होता था। तो उन्होंने कहा कि हाँ ले जाओ उसको, मुझे नहीं पता क्या करना है, तुमने जो करना है करो। तो वो मैं ले आया, उससे थोड़ी बहुत मैंने चीजें सीखी, उस पर खुद ही से शुरू कर दिया। खुद ही तो से अच्छा, सीखी, मतलब आपको बताने वाला कोई नहीं था? बताने वाला एक तो वही हमारे जो
कजन थे जिनसे मैंने वो लिया था, उनसे मैं जाके पूछता था थोड़ा बहुत, वो भी बता देते थे, और बाकी बस खुद ही से एक्सपेरिमेंटेशन चीजें ट्राई आउट करना। अच्छा, तो which year are we talking about? I remember that green screen. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अर्ली 90s, जब ओ लेवल में था मैं, उस जमाने की बात है, सादिक पब्लिक स्कूल में थे हम लोग तब। तो उस जमाने में एक और दोस्त थे, उनको भी कंप्यूटर का शौक था, तो फिर थोड़ा शेयरिंग वगैरह भी हो जाती थी, लाइक एक दूसरे से कुछ सीख लेते थे, टिप्स ले लेते थे। तो उसमें ये हुआ कि अब मुझे बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी घर वालों से कि ये जो है तुम कंप्यूटर पे टाइम जाया करते हो ना, ये ठीक नहीं है, तो बेसिकली तुमने फोकस करना है पढ़ाई पे, तो कंप्यूटर को यूज करना है पढ़ाई के लिए, तो उसके ऊपर गेम्स कोई नहीं खेलनी। मैंने कहा चले ठीक है। तो बस एक दिन एक्सपेरिमेंट करते हुए ऐसे ही हुआ कि मुझे एक फाइल नजर आई, उसका नाम था गोरिल्लास। तो मैंने कहा क्या ये पता नाम नहीं क्या था? कर, हाँ, गोरिल्लास। तो वो अच्छा, जो गोरिल्लास फाइल रिलायंस। थी उसमें जब खोला तो मुझे पता चला कि कोई चीज प्रोग्रामिंग भी होती है, क्योंकि सामने उसका कोड सारा नजर आना शुरू हो गया। उसको मैंने रन किया जब, तो एक गेम प्ले होनी शुरू हो गई, जिसके अंदर वो गोरिल्लास थे, वो एक दूसरे के ऊपर बनाना फेंक रहे थे, केले उठा उठा के फेंक रहे थे, जो दूसरा गोरिल्ला को ज्यादा मार देता था वो जीत जाता था। तो ठीक। मुझे बहुत फैसिनेशन हुई कि ये तो आप अगर गेम्स मैं खुद चला नहीं सकता खरीद के, तो उसका मतलब तो ये है कि मैं खुद बना सकता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं गया एक लोकल बुक शॉप पे, वहां से हम्म, मैंने प्रोग्रामिंग एक बुक खरीदी, उसको अच्छा। मैं लेके आया। और उस जमाने में म्यूजिक का शौक भी था, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह कोई नहीं थी मेरे पास, ना कोई आइडिया था म्यूजिक का। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास पियानो नहीं है तो लेट मी प्रोग्राम अ पियानो कंप्यूटर के ऊपर। तो उस बुक से थोड़ा बहुत समझ के, मुझे याद है जो पहला मैंने प्रॉपर प्रोग्राम लिखा था, बेसिकली वो एक पियानो था कि आप कीज प्रेस करते थे और उससे वो साउंड्स आती थी और साथ में बबल्स स्क्रीन पे जनरेट होते थे। तो वो जब मैंने लिखा तो उससे मुझे इतनी एक्साइटमेंट हुई, मैंने कहा कि ये तो मैंने फ्रॉम स्क्रैच जो एक चीज पहले नहीं थी उसको बना लिया। तो हम्म, बस वहाँ टेक्नोलॉजी का शौक हुआ, फिर एट पॉइंट वो था कि जी अब आप आर्ट की तरफ जाओ या टेक्नोलॉजी की तरफ जाओ, तो उसमें वही था कि आप बेसिकली एक चीज को पिक करें एज योर करियर और दूसरे को परसू करें एज समथिंग इन योर लाइफ। तो आई थिंक इवेंचुअली which मेरा year? Again, which year? How old are you at that time? ये ओ लेवल्स ए लेवल्स के जमाने की बातें हैं कि जब हम डिसाइड कर रहे थे और कि भाई क्या करना है। भावलपुर में सादिक पब्लिक। सो जी उधर ही आपने ये दोनों फील्ड्स चूज कर लिए। जी, तो उसी वक्त मुझे था कि मुझे क्या करना है, तो फिर आई थिंक डिसाइड, उस वक्त खैर लोगों को इतना आइडिया भी नहीं था कंप्यूटर्स का, ना लोगों को ये था कि ये कोई एक प्रॉपर फील्ड है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं एज अ करियर, लेकिन मुझे समहाउ बिलीव था कि ये टेक्नोलॉजी जो है दैट समथिंग जिसमें आप अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कैसे दूसरे? जी, 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 तो बस सॉरी। फिर मैंने इवेंचुअली आई थिंक डिसाइड मैंने यही किया, अच्छा मैं टेक्नोलॉजी को परस्यू करता हूँ एज अ करियर, और उसको फिर मैं यूज करूंगा फंड करने के लिए अपने जो बाकी परसूट्स हैं। तो अभी तक मेरा मॉडल यही है कि बेसिकली वो जो है टेक्नोलॉजी वो करियर है, और उसको यूज करके मैं फंड करता हूँ अपनी बाकी जो म्यूजिक और बाकी चीजें हम सबको। राइट, हाँ, ठीक। मुश्ताक अहमद यूसुफी भी ऐसे ही करते थे ना, कि वो बेसिकली बैंक मैनेजर थे एंड ऑल दैट, और फिर वो अपना जो शौक था मजाहिया लिखाई का, वो अपनी पब्लिकेशंस वगैरह वो अलग लिखते थे। और ये उसका एंड फ्रॉम हिज जॉब ही वाज सॉर्ट ऑफ मैनेजिंग द हाउस होल्ड इश्यूज। सो जी आई दैट वाज, थिंक है ना? थोड़ा फ्रीइंग सी बात हो जाती है ना, कि लाइक आप अगर आपके जो दूसरे क्रिएटिव परसूट्स हैं, अगर आप उसको पैसे बनाने के लिए नहीं कर रहे, तो जी, उससे आपको जो क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है वो आई थिंक दैट इज रियली रियली गुड थिंग। आई मीन हर के अपने वो लाइफ पाथ होता है, लेकिन जहां तक कॉर्पोरेट करियर का ताल्लुक है, लाइक अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछें तो आई थिंक इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर इफ नॉट लेस देन दैट बिफोर आई हम्म, रियलाइज कि ये जो है ना, ये दिस इज नॉट कंपैटिबल विद मी, दैट्स नॉट मी। अब आप देखें पिछले में क्या, आई थिंक मुझे यहाँ पे मैं आया था 2000 में, तो अराउंड 25 इयर्स तो मुझे हो गए अमेरिकन कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। हाँ, लेकिन दिस वाज समथिंग व्हिच नेवर रियली रेजोनेटेड विद मी, अगर आप ऑनेस्टली मुझसे अच्छा, पूछें इस बारे में। really? But I do reasonably well to keep my job and pay the bills and get paid. लेकिन अगर आप मुझसे ये कहें कि अगर मेरा पैशन है कि जी मैंने कोई कॉर्पोरेट लेटर पे ऊपर जाना हो या कुछ करना हो, तो दैट्स समथिंग व्हिच आई realized very soon that that's not for me. It's not something I'm very interested in. अच्छा, how interesting.
अच्छा, आपका मुझे याद है, आई थिंक 2007-8 में हम लोग पहली दफा आपकी तरफ आए थे ड्यूवॉल में। मैं तो फोर्सेस की बैकग्राउंड की कि मियाँ सुबह यूनिफॉर्म पहन के 7:30 बजे या 7:15 वो घर से निकल जाता है और इधर आप जनाब निकर टी शर्ट में घर में घूम रहे हैं और आराम से 9-10 बजे दफ्तर की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत ही एक सरप्राइजिंग चीज थी टू एडजस्ट टू के the man of the house is moving out in shorts and t-shirt, and there is no office dress code, and then your hours are flexible and you are choosing your hours. That, I mean, in 2000, अब तो चलो हो गया, काफी चेंज आ गया दुनिया में भी, rather than के यूनिफॉर्म का बटन सही चमक रहा है या जूते सही पॉलिश हुए हुए हैं कि नहीं, जो हमारा एक लाइफस्टाइल था। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। देन यू कुड चूज योर ऑफिस आवर्स, है ना? आप कहते थे कि मैं वो ऑफिस रश को अवॉइड करूंगा तो मैं फिर इस टाइम पे आऊंगा, तो यू वुड चूज कि मैं इतने बजे जाऊंगा तो मैं इतने बजे आऊंगा। सो दिस वाज ऑल अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर मी, टू ऑब्जर्व। लेकिन हाउ डिड यू फाइंड इट? आपके मिजाज से वो मिलता जुलता एनवायरनमेंट था ना? जी, मैंने पाकिस्तान। एक्चुअली आप वो जो हाँ। यूनिफॉर्म वाला एनवायरनमेंट होता है उसमें कभी काम किया ही नहीं। लाइक पाकिस्तान में भी जब मैंने जॉब की थी, तो जब मैंने जीआई के इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट किया था तो मैंने वहीं पे जॉब की थी, तो वो भी काफी इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट था। अच्छा अच्छा और उसके बाद मैं इधर आ गया तो यहाँ पे भी इनफॉर्मल था, तो मेरे लिए तो वो कंटिन्यूएशन थी। बाकी अच्छा। वो जो फ्लेक्सिबल आवर जो है, इट्स एक्चुअली इट वर्क्स बोथ वेज, आई वुड से। ये इट्स नॉट ऑल गुड एज वेल, क्योंकि फ्लेक्सिबल आवर्स जो है उसका एक मतलब ये भी होता है कि बेसिकली आप कभी भी वर्क से डिस्कनेक्ट नहीं करते। जिस हम्म। तरह आजकल मेरे जो आवर्स हैं उसमें हमारी जो टीम्स हैं वो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेशली जो इंडिया में टीम्स हैं हमारी, उनके साथ काम होता है। तो मेरी अच्छा। अक्सर रात को लाइक 9 बजे मीटिंग्स होती हैं, 10 बजे मीटिंग्स होती हैं, फिर सुबह को अगली सुबह फिर 8 बजे अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं। तो हम्म। फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन उसका फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब भी है कि आप बेसिकली हर वक्त अवेलेबल है। तो आपको कभी भी आपका जो है वो काम से डिस्कनेक्ट करना, आई थिंक वो चैलेंज हो जाता है। लेकिन समहाउ आई थिंक वो नेविगेट मैंने कर ही लिया हुआ है इसको, ना वे कि मैं लाइक बीच में ये मेरे पीछे जो इंस्ट्रूमेंट्स पड़ी हुई हैं, तो मीटिंग्स के हम्म। बीच में 15 मिनट की ब्रेक लेके जस्ट प्ले समथिंग क्विक, चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम दुनिया को तंग करने के लिए, और उसके बाद जस्ट मूव ऑन बैक टू वर्क। तो बस वही चलता रहता है। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। दैट्स इट। लेकिन वो डिस्कनेक्ट फ्रॉम वर्क वाला तो, जैसे इन माय हस्बैंड्स केस, तो वो जाते तो 7:30 बजे थे और हम्म, आ भी जाते थे कोई 3-3:30 बजे, लेकिन उसके बाद ही वाज कॉन्स्टेंटली ऑन कॉल, एंड ही कुड बी कॉल्ड एट 1:30 AM और 4 AM और समथिंग, जहां भी फ्लाइट लाइन पे कोई मसला होता था तो ही हैड टू गो। और जब घर पे भी होते थे तो ही वाज constantly ringing up the flight line and फलाने जहाज का फलाना पुर्जा, ये बिकॉज ही वाज एन एरोस्पेस इंजीनियर। तो वो डिस्कनेक्ट उधर भी नहीं होता था। ये नहीं हम्म, होता था कि भाई आ गए, ठीक है, शाम को स्क्वॉश भी खेल लिया, टेनिस भी खेल ली, जो भी उनका गोल्फ होता था, लेकिन फिर ही वाज स्टिल फुली लिंक्ड टू द ऑफिस। तो आपका भी कुछ ऐसा ही है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल, आपका तो इस वजह से हो गया ना, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल थिंग नाउ। अच्छा, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट आपने मेरे ख्याल 14 इयर्स काम किया। जी। एंड और अभी अगर आई लुक बैक, आई थिंक आई डेफिनेटली ओवरस्टेड। मुझे इतना लंबा एक कंपनी में टाइम नहीं गुजारना चाहिए था। सो दैट्स एन एडवाइस टू पीपल हु आर एंटरिंग देयर करियर्स, कि आप जो हैं टाइम बॉक्स करें थोड़ा अपना करियर, और बिला वजह एक कंपनी को बहुत ज्यादा टाइम ना दें। अच्छा, कितना अरसा होना चाहिए एक कंपनी में या एक डिपार्टमेंट में, ये भी तो है ना? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट में भी मैंने इस तरह नहीं किया था कि मैं एक ही टीम में रहा हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट में आई थिंक 5 टीम चेंज की थी, सर। डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस की। और एक्चुअली मैंने रोल भी चेंज किए थे। लाइक शुरू में मैं जो था इंजीनियर था, फिर मैं टेस्ट इंजीनियर था, फिर मैं डेवलपर बन गया था, फुल टाइम डेवलपमेंट करता रहा था। उसके बाद मैं प्रोग्राम मैनेजमेंट में आ गया था। आई थिंक इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप करियर में जाते हैं ना, तो यू शुड कीप इन माइंड कि आपकी आउटकम आप क्या चाहते हैं उससे। लाइक आप एक कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, तो
जब आप फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज होते हैं उस वक्त तो आपको बड़ा होता है ना जी, फैसिनेशन होती है कि मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, आई वर्क इन अ बिग कंपनी है, जो भी है। तो वो जो फैसिनेशन है वो बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाती है एक्चुअली। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आप किसी कंपनी में जाएं तो कीप इन माइंड कि जी मुझे, मैं ये स्पेसिफिक एक्सपीरियंस यहाँ से लेना चाह रहा हूँ, या बेसिकली मैं इसको स्टेपिंग स्टोन यूज कर रहा हूँ फलान जगह जाने के लिए। तो कीप दैट इन माइंड, टाइम बॉक्स दैट कि जी मुझे 3 साल में ये अचीव करना है। उसके बाद अगर मेरे ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हो रहे तो आई नीड टू गो बैक एंड रीथिंक कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। बजाय इसके कि आप उसको कहेंगे जी बस कीप मूविंग एंड कीप ड्रैगिंग इट ऑन, जितना लंबा हो जाए। तो वो आई थिंक इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, लेकिन आजकल जितनी अनसर्टनिटी हो गई है वर्ल्ड में, इंसान शुक्र करता है कि भाई दाना पानी चल रहा है तो बस चलने ही दो, मैं छेड़ना नहीं चाहता। कांट बी। डिफरेंट हाँ, लेवल्स ऑफ वो है ना आपके, क्या कहते हैं, कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास कितनी होती है। लाइक एक तो होता है कि मजबूरी है कि यू नीड टू हैव सम जॉब। तो आई आई अंडरस्टैंड कि आजकल वो काफी ज्यादा है, और आई कैन सी लॉट ऑफ पीपल जो ले ऑफ हुए हैं रिसेंटली, रिसेंटली भी नहीं बल्कि काफी महीनों से हुए हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रहे। तो ये जो अब पूरा एआई ले ऑफ, इम्पैक्ट। हाँ, ले ऑफ हैज बिकम अ वे ऑफ लाइफ लिटरली। कि जी लाइक मैं यू नो। 2 दफा ले ऑफ, तो आई हैव एक्सपीरियंस विद दैट। लेकिन अब द डिफरेंस इज के जो इतने मैस ले ऑफ्स हो रहे हैं उससे मार्केट बहुत सैचुरेट हुई हुई है। तो ले ऑफ का एक्सपीरियंस आई वुड से कि आप जब पहली दफा ले ऑफ होते हैं ना तो वो टफ होता है सबसे ज्यादा, बिकॉज आपने बहुत चीजें फिगर आउट करनी होती हैं। आप बैठ के सोच रहे होते हो कि अच्छा जी मैंने अब जो फैमिली है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस का क्या करना है, और जो बिल्स पे किस तरह करने हैं, और सब कुछ कैसे करना है। तो लेकिन जब आप पहली दफा फिगर आउट कर लेते हैं तो दूसरी दफा आई थिंक वो रिलेटिवली स्ट्रेस कम होता है, क्योंकि एटलीस्ट आपको दूसरी थोड़ा दफा, सिस्टम सब। हाँ, आपने क्या क्या स्ट्रेटजीज बना ली दूसरी दफा तक जिससे आपको इतना नहीं फील हुआ? आपने, वुड यू लाइक टू शेयर दैट? जी कि श्योर। आई व्हाट इज थिंक पहली दफा था सर्कमस्टेंसेस बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि उस वक्त मैं घर का भी मॉर्गेज पे कर रहा था और भी काफी ऑब्लिगेशंस थी। और क्योंकि वो ले ऑफ एक स्टार्टअप से हुआ था तो वो कोई सेवरेंस वगैरह भी नहीं देते इतनी खास। और हेल्थ इंश्योरेंस का भी बड़ा आपको होता है कि अच्छा अब आप कैसे मैनेज करेंगे चीजें। तो उस वक्त यही था कि काफी चीजों को स्केल बैक किया था। लाइक मैंने पूरा अपना वो बनाया कि अच्छा जी कहाँ कहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हैं। तो अच्छा अगर आपको कोई चीज लाइक नेसेसिटी नहीं है तो आप उस पर स्केल बैक कर दें। और फिर बाद में जब जॉब मिल गई तो उसके बाद उनमें से बहुत सारी चीजें थी जिनको दोबारा से मैंने नहीं किया सब्सक्राइब। लाइक आई स्टेड आउट ऑफ दोस थिंग्स। और कुछ चीजें जिस तरह फोन बिल्स कंसोलिडेट किए थे, इस तरह की चीजें की थी, तो उनको कंटिन्यू रखा उसी स्टेज पे। और दूसरा पे थोड़ा ये प्लान आउट करना शुरू किया कि अच्छा अब नेक्स्ट टाइम जब हो तो एटलीस्ट आपके पास कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो कि आप लाइक आपका जो इमरजेंसी फंड है वो थोड़ा बेहतर हो, बेहतर फंडेड हो। आपको थोड़ा आपने नोट किया होगा कि अपना अनएम्प्लॉयमेंट जो लेनी है वो कहाँ से लेनी है, उसके अकाउंट्स जो हैं वो इन प्लेस हों, सिस्टम्स थोड़े इन प्लेस हों। तो जब नेक्स्ट टाइम हुआ था उस वक्त मुझे एक्चुअली इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं था। उस वक्त मुझे मोस्टली ये था कि अच्छा मुझे एटलीस्ट पता है क्या करना है। लेकिन मेनली वही था कि आप दोबारा बैक टू इंटरव्यूइंग एंड इंटरव्यू प्रेप्स वगैरह वो करें। लेकिन उसके बाद फिर एक और ड्रामा हो गया, वो कोविड शुरू हो गया, तो उसमें काफी जो थे मेरे इंटरव्यूज वो कैंसिल हो गए क्योंकि कंपनीज फिर हायरिंग नहीं करे नहीं। तो आई थिंक अप्स एंड डाउन इस तरह के आते रहते हैं जॉब मार्केट में। हाँ, आई थिंक अब तो पिछले मेरे ख्याल 8-10 सालों में पूरी दुनिया ने बहुत ऐसे ऐसे चैलेंजेस फेस किए जो कभी पहले अनप्रेसिडेंटेड थे। सो होल न्यू सिनारियो, लेकिन आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज भी तो निकल आई कि वर्क फ्रॉम होम बिकेम अ रियलिटी, यू नो, एंड पीपल कैन डू इट, इट्स पॉसिबल कि आप फुल स्केल इनकम घर से जनरेट कर सकते हैं, which was unheard of previously. जी अब वो खैर उसको थोड़ा रिवर्स करने की कोशिश भी कंपनीज कर रही हैं, जिस तरह टेक कंपनीज जो हैं वो सब रिटर्न टू ऑफिस इन अ वे फोर्स कर रहे हैं कि सब लोग ऑफिस ऑफिस में हैं, क्योंकि अच्छा, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आई थिंक उसमें ये जो वर्क फ्रॉम होम है, आई थिंक उसमें एक फैक्टर ये भी है कि अब वो जो वर्कफोर्स इतनी डिस्ट्रीब्यूट हो गई है कि अगर आप ऑन साइट काम भी कर रहे हो ना तो आपके जो को वर्कर्स हैं वो अक्सर आपके साथ को लोकेटेड नहीं होते। तो इसलिए भी अब बहुत आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है, बिकॉज अगर जिस तरह मैं हूँ तो मेरी जो टीम्स है मेनली वो कैलिफोर्निया में है, कुछ इंडिया में है, कुछ न्यूयॉर्क में है, कुछ इधर उधर है भी नहीं है मेरे कोवर्कर्स में से जिसका मैं काम करूँ। तो अगर मैं ऑफिस में जाऊँ तो ऑफिस में भी बैठ के वीडियो कॉल ही कर रहूंगा। तो वो फिर फर्क नहीं हाँ पड़ता कि तो मैं वो घर वीडियो से कॉल कर ले। करूँ या मैं करूँ, वो एक ही बात है फिर। हाँ, तो वो घर से ही ठीक है, गुड इनफ।
अच्छा ऑफिस का ही फायदा है, फ्री फूड मिल जाता है। अच्छा, आपको पता है मैं सूजी ऑर्मन को बहुत पढ़ती हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर और रिच मैन, वो क्या, रिच डैड पुअर डैड की बड़ी फैन हूँ उस बुक की। तो एक एक कॉमन चीज जो उनमें आती है, जो वैसे भी होता है कि एक जॉब कर रहे होते हैं तो इतना सेव करें कि 1 साल तक आप विदाउट जॉब अपनी फैमिली को मेंटेन कर सकें। क्या ये थियोरी सही है? जी, लाइक पहले वो 6 महीने एक स्टैंडर्ड होता था, 6 महीने का, अब नॉर्मली वो 1 साल का कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि आजकल लोगों को जॉब्स दोबारा थोड़े देर से मिल रही हैं क्योंकि मार्केट बहुत सैचुरेटेड है। तो आई थिंक वही है, लेकिन अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है मार्केट में, लेकिन आपको पता है कि वो अप्स एंड डाउन जो होते हैं वो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, तो वो चलता रहता है। सही। अच्छा, तो आपने भाई बड़े कीमती किस्म के मशवरे वगैरह दिए हैं। अच्छा, बिट अबाउट ऑल्टरनेटिव एनर्जी, आपने थोड़ा सा उसमें काम किया। वुड यू लाइक वांट टू टॉक अबाउट इट? बिकॉज अब तो जैसे पेट्रोल से हम सोलर पे आ गए, फिर विंड है, फिर और क्या क्या है जिनसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी है। अभी आपकी गाड़ी भी उसी पे चल रही है, अक्सर गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी पे हो गई। तो ये जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी का रुझान है, ये इसके बारे में कुछ बात करना चाहेंगे? जी, एक्चुअली मेरा जो करंट क्या कहते हैं एरिया है जिसमें मैं काम करता हूँ, वो जो हमारे गूगल के डेटा सेंटर्स की पावर कूलिंग हमारी टीम करती है। तो आई थिंक उसमें काफी एक्सपोजर मिलता है आपको, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उनका। खैर अब भी अल्टरनेटिव एनर्जी तो आई थिंक इतनी अल्टरनेटिव नहीं रही, क्योंकि इतनी मेन स्ट्रीम हो गई अब, सोलर और विंड स्पेशली। तो आई थिंक कि ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है ओवरऑल, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से वैसे भी हमें ओवरऑल थोड़ा वीन ऑफ करना चाहिए अब, क्योंकि जो उसका क्लाइमेट इम्पैक्ट है वो काफी सिग्निफिकेंट है अभी तक। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी फील करता हूँ कि ये जो ओवरऑल ड्राइव है नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की है, सारी चीजें, इसके बारे में हमारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड और जनरली दुनिया है वो इतनी सीरियस नहीं है, जो कि आई थिंक मेजर प्रॉब्लम है। लेकिन वो खैर एक बिगर कॉन्वर्सेशन भी है, बिकॉज आपको पता है कि मैं जनरली स्टेट्स पे बिलीव नहीं करता, और मैं बिलीव नहीं करता कैपिटलिज्म पे बहुत ज्यादा, इवन दो आई एम सिटिंग इन द हार्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। लेकिन आई थिंक ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, ये गियर्ड है टुवर्ड्स प्रॉफिट मेकिंग। जो आपका मेन सोल पर्पस है हर एक का, वो ये है कि मैंने प्रॉफिट बनाना एट एनी कॉस्ट, है, एट एनी प्रॉफिट कॉस्ट। एनी कॉस्ट। और हमारी जो प्लेनेट है वो एक फिनिट इकोसिस्टम है, जिसके अंदर रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, और वो बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। तो ये जो एक अनलिमिटेड प्रॉफिट के वो जो एक है, क्या कहते हैं, हवस दो। दुनिया, उससे फिर यही होता है कि आप फिर रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम किए जा रहे हैं। और उसमें कोई चेंज अभी तक ऐसा नजर नहीं आ रहा। वो समहाउ लोगों का बिलीव है कि टेक्नोलॉजी इन मसलों को हल कर देगी, लेकिन आई थिंक ये टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके लिए हमें अपना माइंडसेट थोड़ा शिफ्ट करने की जरूरत है इस पूरे पैराडाइम से। अब आप ये देख लेंगे जो इंडिजिनस कल्चर थे हर जगह पे, जिस तरह यहाँ पे नेटिव अमेरिकन जो थे, या इवन पाकिस्तान में जो नेटिव्स शुरू से रहते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्ग जो थे, वो लोग बड़े कॉन्शियस थे इन चीजों के बारे में। वो अपने इकोसिस्टम्स को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और बहुत उनके साथ हार्मनी में रहते थे। लेकिन अब इतने हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं इकोसिस्टम्स के साथ कि वो बेसिकली पूरी दुनिया जो है वो एक जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें अभी तो जिसका साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा था 2030 तक के गोल्स थे कि हमने इतनी डीकार्बनाइजेशन करनी है, कार्बन फुटप्रिंट इतना कम करना है। लेकिन वो गोल्स जो हैं वो हर को पता है मीट नहीं हो रहे। तो इट्स अ वेरी सोबरिंग मोमेंट पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई थिंक इस वक्त तो जिस तरफ ये तो ऐसे स्लैप इन द फेस फील हो रहा है ना, क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं, और अब इग्नोर करने वाली सिचुएशन तो रही नहीं। जिस तरह के वो हर तरह से स्टॉर्म्स और वो फ्लड्स और डेवस्टेशन हो रही है, तो अब तो इग्नोर करने वाला सीन ही नहीं रहा ना। लेकिन वो कम से कम एक्सेप्ट तो करने की बात है
जैसे कुछ लॉबीज आपके यूएस में है जो मानते ही नहीं है कि ऐसा कोई मसला ही है, क्योंकि हमारे जो प्रेसिडेंट नहीं मानते। वो मानते ही नहीं है। तो पहले तो मानना है ना कि भाई ये गलत हो रहा है और अब हम अपना रुझान चेंज करेंगे। तो आपने शायद पाकिस्तान एक जी टर्म आपने शायद सुनी है, उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। हाँ अच्छा वो बेसिकली जिस तरह होता है ना, चीजों को व्हाइट वॉश कर देते हैं, उस तरह वो ग्रीन वॉशिंग है कि कंपनीज जो हैं वो ऊपर से आपको दिखाती हैं कि हम बहुत ज्यादा हैं, क्लाइमेट कॉन्शियस हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो सारी एट द एंड ऑफ द डे पीआर और अकाउंटिंग में हो रहा होता है, उसका कोई टेंजिबल इम्पैक्ट इतना नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल, हम्म, ट्रांसपोर्टेशन की एग्जांपल आप देखें, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस पे क्लाइमेट चेंज के अंदर। सही लेकिन जो सोल्यूशन हमें बताया जा रहा है वो ये है कि सब लोग इलेक्ट्रिक कार चलाएं। हालांकि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, अगर आप उसका जो लाइफ साइकिल का फुटप्रिंट देखें, तो ये जो बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग है, इसका कार्बन फुटप्रिंट इतना हाई है कि बेसिकली जो इंडिविजुअल कार्स रन अप करते हैं, इसके साथ आप डिकार्बनाइजेशन उस लेवल की नहीं कर सकते कि जो कि आपको पिच की जा रही है एज अ सेलिंग पॉइंट। तो बजाय इसके कि आप बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की, उसको इलेक्ट्रीफाई करने की, ग्रिड को क्लीन अप करने की, अगर आप फिर से वही कंज्यूमरिज्म की तरफ जाके लोगों को बेसिकली मजीद चीजें सेल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके थ्रू, तो एट द एंड ऑफ द डे वो स्कैम है बेसिकली। उसके अंदर कोई जो नोबल इंटेंशंस वो दिखा रहे हैं वो एक्चुअली है नहीं। वाओ सो ये एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ एजुकेटिंग द masses। और इस इसीलिए frankly I am a big believer in the social media in the sense कि it's an alternative medium of sharing information which let's say 60% या 70% is hardcore truth which the big companies do not want to share with the common man, ठीक है, जिनको वो exploit कर रहे हैं। तो इसलिए this is a little advantage which has developed you know in the last current scenario, few ये years। जी सोशल मीडिया से डेमोक्रेटाइजेशन इंफॉर्मेशन की काफी हुई है, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड जो सोशल मीडिया का पूरा डिजाइन है बेसिकली वो भी इट्स डिजाइन टू सेल मोर थिंग्स टू मोर पीपल। तो बिल्कुल उसके लिए भी वही होता है, अगर आप कंज्यूमर्स देख लें हाँ जो एल्गोरिदम्स जो होते हैं, ये जी सारे डिजाइन है बेसिकली कि आपको रीइंफोर्स करें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बजाय इसके कि बिल्कुल आपको चैलेंज करें और अल्टरनेटिव चीजें दिखाएं। मैंने तो खैर इसमें काम किया हुआ है, जो एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी वगैरह होती है उसके अंदर। तो लाइक हम्म, लिटरली मुझे पता है कि हमने टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हुए कंपनीज जो हैं वो लिटरली इस तरह की बातें कर रही होती हैं बीच में कि अच्छा आप बताएं कि हम क्या करेंगे, लोगों को इम्पल्स बाइंग जो है उसको हम एनकरेज करें कि बिल्कुल किस बिल्कुल टाइम पे को क्या दिखाएं कि वो ज्यादा लाइकली हो कि उसको वो जाके बाय करे। और हम्म, जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, वो हम्म, लाइक लिटरली कंपनीज को पता होता है कि आपका जो डेमोग्राफिक है उसके हिसाब से आप किस पॉइंट पे कितने वल्नरेबल हैं किस चीज को बाय करने के लिए। तो हम्म, उसको फिर वो यूज करते हैं पूरे उसमें एडवर्टाइजमेंट में और सब कुछ। तो ये पूरा एक जो है पूरा सिस्टम जो है इट्स अराउंड कंज्यूमरिज्म, इट्स अबाउट बाइंग मोर, इट्स अबाउट सेलिंग मोर, इट्स अबाउट इट्स प्रॉफिटिंग अ आउट ऑफ साइंस प्रॉफिटिंग आउट। बिल्कुल इट्स अ साइंस। और इसमें साइकोलॉजी, इसमें हर चीज यूज हो रही है। कलर, choice of colors and what type of visuals entices people to go for it जिसे कहते हैं। बल्कि मैंने आपको तो पता है मैं पिछले कोई 25-30 साल से लिख रही हूँ। और अक्सर जो भी मैं आर्टिकल लिखती थी यूजुअली जिस अखबार को भी देती थी वो हमेशा उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता था। वेरी मतलब बहुत कम हुआ है कि मेरा कोई आर्टिकल रिजेक्ट हुआ, यू नो। तो लेकिन मैंने जब एक आर्टिकल लिखा ऑन मटीरियलिज्म, कनेक्शन बिटवीन मटीरियलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स का लिंक अगर हमने तो पूरी वर्ल्ड देखी है ना, बिफोर एडवर्टाइजिंग एंड आफ्टर। तो उसी आई बिलीव दिस इज द लिंक जिससे वो मटीरियलिज्म बढ़ी है। मटीरियलिज्म पहले नहीं थी। अगर एक इंसान अच्छा है, मोहल्ले में हम कहते हैं फलाना बहुत अच्छा है, तो उसकी क्या क्वालिटीज होती थी कि वो सच्चा है, वो बहादुर है, उसने फलाना आदमी को कोई मार रहा था तो उसने उसको बचाया। ये क्वालिटीज उसमें देखी जाती थी कि वो कितना अच्छा आदमी है, कितना अपराइट है, ही हैड प्रिंसिपल्स एंड ही स्टूड बाय देम।
इसी तरह मोहल्ले में जब कोई करप्ट बंदा होता था तो बच्चों को कहा जाता था कि इसके बच्चों के साथ नहीं खेलना क्योंकि ये हराम की कमाई वाले लोग हैं, ठीक है। अब एक और आफ्टर मटेरियलिज्म, पोस्ट मटेरियलिज्म, फलाना इंसान अच्छा है, उसकी चॉइस इतनी अच्छी है, उसका इस ब्रांड के जूता है, इस ब्रांड के टी शर्ट पहन रही है, और उसकी चॉइस इस सिलेक्ट दिस ब्रांड की, मतलब इस लोकेशन में रह रहा है, यू नो, ये गाड़ी है। तो एवरीथिंग हैज बिकम, अब कोई नहीं पूछ रहा कि वो हलाल था कि हराम था, अब वो जी ये देख रहे हैं कि कैसे he is attained all those things. So anyhow, this scenario I had pointed out in my article, and that was rejected because newspapers खुद इन advertisements के सहारे ही तो जीते हैं. So they can't possibly print an article which goes against advertising, you know. तो ये अब हमने हम सबको आपस में एक दूसरे के साथ कि मेरे वैल्यूज क्या हैं, मैं किस तो तरह, you know, एक बिगर जी क्वेश्चन बेसिकली कि आप जो है आपको क्या चीज डिफाइन करती है एज अ पर्सन, जी और वो जो है आई थिंक उसमें लाइक द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ टू द वर्ल्ड वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर आप ऑनेस्टली देखें हम सबको, तो जो हमारा क्या कहते हैं, जिस तरह हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, वो हार्डली कोई इंसान दुनिया में होगा जो कि जिसकी वन टू वन मैपिंग हो टू हु यू रियली आर एट द एंड ऑफ द डे। तो और वो प्रेजेंटेशन जो है वो आई थिंक इन अ वे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी गियर्ड टुवर्ड्स कि आप जो है क्या परसीव करते हैं कि आप क्या वैल्यू लेके आ रहे हैं दूसरों के लिए, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब मशीन्स और फैक्ट्रीज जो थी वो इस तरह काम नहीं करती थी, उस वक्त जो था एक बहुत बड़ी वैल्यू इंसान की होती थी कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, और फिजिकल स्ट्रेंथ जो थी दैट वाज रियली रियली एडमायर्ड उस जमाने में। उसके बाद आपकी मशीन्स आई, फैक्ट्रीज आई, जो हमारी एज अ ह्यूमन हमारी जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी उसकी वैल्यू उसके बाद इतनी नहीं रही। उसके बाद अब आजकल की वर्ल्ड जो पिछले 40-50 साल जिसमें हम लोग रहे हैं, उसमें अगर देखें तो उसमें हमेशा आप किसी कंपनी में जाएं सबसे बड़ी वैल्यू होती है जी फलां बंदा जो है बहुत स्मार्ट है, उसका ब्रेन बहुत अच्छा काम करता है जी, बहुत इंटेलेक्चुअल बहुत स्मार्ट है, वो जो है स्मार्टली काम करता है। तो उसको बहुत वैल्यू किया गया है पिछले इतने अर्से तक। लेकिन अब ये जो एआई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो वंस अगेन हमें सोबर कर रही हैं उस बारे में कि आपकी जो स्मार्टनेस है मशीन्स आपको आउट स्मार्ट कर सकती हैं। लेकिन एक्चुअली और अभी भी इससे करंटली हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो कि मशीन्स ऑलरेडी, एआई सिस्टम जो है वो ह्यूमन से बहुत बेहतर कर सकते हैं ऑलरेडी, और वो जिस ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं उसमें जो हमारी स्मार्टनेस है दैट विल एक्चुअली बी नथिंग कंपेयर टू व्हाट मशीन्स कैन डू। तो फिर क्वेश्चन ये है कि अच्छा जी आपके अब स्मार्टनेस भी नहीं रही तो फिर आप क्या है, बेसिकली आपकी क्या वैल्यू है, आपका क्या मकसद है दुनिया के अंदर। तो अब या तो हम लोग इवेंचुअली एज अ ह्यूमन रेस फिगर आउट होगा कि जी हमारी कोई वैल्यू नहीं है और हम लोग एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, और या फिर हम फिगर आउट करेंगे देयर इज अ डीपर मीनिंग टू लाइफ which goes beyond your physical capabilities and your mental capabilities, and it has more to do with you being a spiritual self। और उसमें फिर आप वही जो बात कर रही थी अभी कि वो जो है कि आप किस तरह कंडक्ट करते हैं अपने आप को, लाइक ऑनेस्टी और वो सारी चीजें फिर बेसिकली मे बी लोग उसको ज्यादा वैल्यू करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर जिस तरह के हैं और जिस ट्रेजेक्टरी पे हम जा रहे हैं, इट लुक्स वेरी हाईली अनलाइकली कि पीपल विल सिट बैक एंड थिंक कि हमें किस तरह रीइवैल्यूएट करना है कि ह्यूमंस क्या हैं एट द एंड ऑफ द डे। don't you think we can by being aware of where we are going as opposed to where we need to be going, because जहां हम जा रहे हैं उसके आगे हमारे लिए oblivion आ रहा है, whereas we need to go in this direction where spirituality is strong, where we have value for each other, we are of more use to each other. So can't we make a difference? You know, can't we make it by first being aware and then being conscious कि नहीं अब मैंने इस तरह होना चाहिए, बजाय इसके कि बैठ के आप लिमेंट करो कि ओ देखो दुनिया किधर चली गई, ये वो, हम तो बेबस हैं। नहीं, हम बेबस नहीं हैं। आई ऑनेस्टली बिलीव कि हम बेबस नहीं हैं। हम लोग के वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ एंड वी
have a value and we can make a difference by chota chota katra in the right direction. So I'm so glad that you mentioned AI. तो वो भी तो इंसान का ही बना हुआ है ना, वो किसी और ने तो नहीं बनाया। मैंने ऐसे ही वो चैट जीपीटी से पता नहीं क्या बात की, अल्लाह वो इतने प्यारे प्यारे जवाब दे रहा था। मैंने कहा काश तुम इंसान होते तो फिर इंसान प्रॉपरली बात कर सकता। अब मुझे पता है तुम इंसान नहीं हो, तो फिर यू नो देयर इज अ लिमिट टू ऑल दैट, वेयर इज विद अ ह्यूमन। हाँ, हम कोएग्जिस्ट करेंगे जो मशीन इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस है इन फोर्सेबल फ्यूचर, क्योंकि आई थिंक बेसिकली इसकी जो ट्रेजेक्टरी है इस टेक्नोलॉजी की, एआई की, करंटली तो ये है ना कि आप अलग बैठे हुए हैं तो और ये आप एआई से बात कर रहे हैं, आप उसको एज अ सेपरेट एंटिटी ले रहे हैं, लेकिन इवेंचुअली आते हैं अगले कुछ सालों में ये जिसको हम कहते हैं एम्बिएंट टेक्नोलॉजी, ये उसमें कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये कि ये हर जगह अवेलेबल होगी आपके, नॉट जस्ट कि आप किसी कंप्यूटर पे या किसी फोन पे जाकर उससे बात कर रहे हो। और स्पेशली जो ह्यूमन मशीन इंटरफेसेस जिन पे काम हो रहे हैं, लाइक आपके जो ब्रेन को वो इंटरफेस कर रहे हैं मशीन्स के साथ, तो उसका पूरा विजन ये है कि इवेंचुअली आप जो है ह्यूमंस को ऑगमेंट करेंगे विद मशीन इंटेलिजेंस, तो इट विल जस्ट कम टुगेदर इवेंचुअली। और सिमिलरली वो जो दैट वो हमारे ट्रेजेक्टरी ह्यूमंस की वैसे वही है, वो उसी तरफ सारी टेक्नोलॉजी उसी डायरेक्शन में जा रही है वाली। रोबोट्स बना देंगे हमें एंड दे विल बी एबल टू टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हेन वो तो अगेंस्ट ऑफकोर्स आवर। जो लोग वो करना चाहते हैं वो भी एक थिंकिंग है कि वो भी एक है कि आप कैसे कंट्रोल करेंगे टेक्नोलॉजी से, लेकिन आई थिंक जो ओवरआर्चिंग जो उसका थीम है और जिस तरफ चीजें जा रही हैं, उसमें इवेंचुअली ह्यूमन और मशीन इंटेलिजेंस जो है इट विल मर्ज इनटू अ सिंगल थिंग, और डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होगा कि कहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस खत्म हो रही है, कहाँ पे मशीन इंटेलिजेंस स्टार्ट हो रही है। बट मशीन भी तो ह्यूमन ही है, somebody has made it. जी Yeah. समझ मेरिट, लेकिन ये जो नेचर ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज है वो इस तरह की है कि इट काइंड ऑफ आप फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म यू कैन से इट हैज अ माइंड ऑफ इट्स ओन, क्योंकि जो रिसर्चर हैं इवन दे आर फाइंडिंग इट वेरी हार्ड टू ट्रेस बैक अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि वो जो एआई आपको एक जो डिसीजन पॉइंट उससे मिल रहा है उसको आप ट्रेस बैक कैसे करें कि वो उस डिसीजन पॉइंट पे कहाँ तक किस तरह पहुंचा हुआ मॉडल, और जो मॉडल जितने कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं उतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है, और ये काफी इंटरेस्टिंग रिसर्च एरिया टू फिगर आउट कि उसने जो एक आपको आंसर दिया उसकी रीजन क्या थी पीछे से। तो लेकिन आई मीन उस पे काम हो रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी के ह्यूमंस इन अ वे हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं कि जिस तरह हमारे ब्रेन फंक्शन करते हैं। क्योंकि जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन इंटेलिजेंस है, ये सारे न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स के ऊपर बेस्ड है एट द एंड ऑफ द डे, तो वो इन अ वे हमने इंस्पिरेशन तो उसी से ली है। लेकिन अब इवन हमारे जो सबसे क्या कहते हैं इनकेपेबल एआई मॉडल्स हैं, वो भी करंटली जो हमारी पूरी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का डेटा है उसको ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं। तो अब आप किसी ह्यूमन को, हम आई थिंक एटलीस्ट मैं तो दुनिया में किसी ह्यूमन को नहीं जानता कि जिसने पूरी दुनिया की हिस्ट्री का जो जितना सारा मटेरियल है उसको पढ़ा हुआ हो और समझा हुआ हो। तो मशीन इंटेलिजेंस जो इट्स वेरी इंप्रेसिव लगे, एट द सेम टाइम ये हमारे लिए बहुत Wow. हम्बलिंग एक्सपीरियंस है कि जो मशीन्स हैं वो एक्चुअली हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होती जा रही है इन डे टू डे टास्क। लेकिन उसमें फिर भी क्वेश्चन आता है कि बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली डिफाइंस अ ह्यूमन, एक इंसान क्या है। अब ये तो हमने ना भाई अपने आप को प्रूव कर दिया कि हम जो है फिजिकली वी आर नॉट द मोस्ट केपेबल क्रीचर्स उस प्लेनेट के ऊपर, जो मशीन्स हैं हमसे बेहतर हैं बहुत काम करने में। सिमिलरली अब इंटेलेक्चुअली भी हम प्रूव कर रहे हैं अपने आप को कि हमसे बेहतर इंटेलिजेंस बनाई जा सकती है। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेसिकली हम डू वी गो डीपर और डू वी रियलाइज के बेसिकली जो सिविलाइजेशन है उसका पर्पस जो है डिमिनिश हो रहा है इस तरह से। तो अभी ये बात यहाँ भी चल रही है कि इस वक्त जितने लोग एम्प्लॉयड हैं ये एआई की वजह से, ये लोग भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दोज विल रिमेन। जैसे कि कंप्यूटर वाला हमने देखा है इन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज होते थे, फिर सिर्फ हंड्रेड्स या बहुत कम लोग होने लग गए, क्योंकि और उसकी आउटपुट उससे भी बेहतर होने लग गई। और ये कंप्यूटर्स की वजह से पहले एक पूरा एक फ्लड हुआ और एक ऑनस्लॉट हुआ। अब एआई से एक नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल की बात होएगी। तो
जहाँ इतनी सारी जॉब्स खत्म होंगी वहां बहुत सारी जॉब शुरू भी तो होंगी. इज दैट सो? आई थिंक एट दिस पॉइंट हम इसको हतमी तौर पे नहीं कह सकते कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि उसको अभी कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सक रहा. जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनका ऑफ कोर्स फोकस जो है टेक्नोलॉजी बनाने पे है, और उनका फोकस जो है अपने जो एज अ कंपनी आप शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, जो मकसद होता है, वो तो सब उस पर लगे हुए हैं. जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको उसकी समझ ही नहीं इतनी कि वो इसके बारे में कोई रेगुलेशन करें. तो जो जॉब मार्केट है उस पे आई मीन बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी आपकी बहुत सी जॉब खत्म होंगी तो बहुत सी क्रिएट भी होंगी, और आई थिंक टू सम एक्सटेंट ये ठीक भी है. इसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आप मूवी मेकिंग देख लें. मूवी मेकिंग जो होती है वो इतना एक्सपेंसिव काम है. आपने अगर एक फिल्म बनानी है तो करंटली अगर आप जब मूवीज हम देखते हैं प्रोफेशनली बनी हुई, उसकी जो एंड में आके जो क्रेडिट्स की लिस्ट होती है, जो 10 मिनट तक एक लिस्ट जब चल रही होती है कि इस पे इतने लोगों ने काम किया हुआ है, और जितनी उसके ऊपर कॉस्ट लगती है और जितनी उसकी वो बैरियर टू एंट्री उसका जितना मुश्किल है, तो एआई के थ्रू आप वही काम फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट में कर सकते हैं. तो आप एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू आप बहुत सारे नए क्रिएटर बना रहे हैं, जो कि लोग जो हैं who can express themselves in movies और इन सब चीजों के अंदर, जिसका उनको कोर एक्सपीरियंस इस तरह से नहीं है और ना इतने पास रिसोर्सेज हैं लोग हायर कर सकें. तो ऑफ कोर्स उस टाइप के एरियाज के अंदर अब आपके जो है नए रोल, नए क्रिएटर और सब क्रिएट होंगे. लेकिन ऑन द फ्लिप साइड वही बात है कि जितने ज्यादा रोल्स रिडंडेंट हो रहे हैं इसके साथ, वो मेरे ख्याल से जितने क्रिएट हो रहे हैं उसको बहुत ज्यादा आउटपेस कर रहे हैं. तो गैप जो है दैट विल बी ह्यूज. जी. तो तो अब जो यंग पीपल हैं, जो यूथ है, टीनेजर्स हैं, वो कौन से सब्जेक्ट स्कूल में चूज करें टू मेक देम better equipped for the future which is unknown? It's basically. आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, लेकिन आई थिंक जो प्रॉपर मेरे ख्याल से अप्रोच होती है चीजों को देखने की इस हिसाब से कि आप किस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करें, वो ये है कि आपको वर्क बैकवर्ड करना चाहिए प्रॉब्लम से. आपके पूरी दुनिया आपके सामने है, और जो दुनिया के मसले हैं वो तो खत्म नहीं होने, बल्कि बढ़ते रहने हैं. तो उसमें आप अगर ये देखें कि कौन सा मसला है कि जिसके साथ आप सबसे ज्यादा रेजोनेट करते हैं कि मैंने इसको हल करना है, तो उस मसले को पकड़ें और वहां से वर्क बैकवर्ड करें कि अच्छा इसको हल करने के लिए मुझे क्या कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी है कि मैं जाकर इसको हल कर सकूं. तो उससे आई थिंक आपको आंसर मिलता है कि आपने क्या, कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए और किस पे इन्वेस्ट करना चाहिए. आपका जो फोकस है दैट शुड बी ऑन कि मैंने क्या मसला हल करना है जिसके लिए मुझे ये करना है. अगर आपने क्लाइमेट चेंज हल करना है तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं. अगर आपने गवर्नेंस के मसले हल करते हैं उसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी है. तो अगर फोकस उस पर रखें कि क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, जिसके बारे में आप वाकई पैशनेट है कि मैंने इसको हल करना है, तो आई थिंक उससे आपको एक डायरेक्शन और एक विजन मिलता है कि आपने क्या करना है. I love it. I think you answered the question very well. और जो भी स्टूडेंट्स आउट देयर हैं, आप लोग इसी तरह करें कि जो चीज आपके दिल को बुरी लगती है, आपको हर्ट करती है, हिट करती है, वो वाले मसले को पकड़ लें और फिर उसको सॉल्व करने के लिए जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपकी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में, आप वो वाले लें. जैसे मुझे फ्रेंकली आई फील कि मैनेजमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हमारे पाकिस्तान में जैसे हर चीज अवेलेबल है, रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, सब कुछ है, एवरीथिंग अल्लाह ताला ने रज के डाली हुई है पाकिस्तान में. मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज द बिगेस्ट एंड ओनली प्रॉब्लम इन पाकिस्तान. अगर हम मैनेजमेंट और स्ट्रीमलाइनिंग शुरू कर दें, थिंग्स विल सॉर्ट देमसेल्व्स आउट, यू नो. तो इस तरह पे टीम वर्क हम में नहीं है, हम इंडिविजुअल्स हैं, हम सारे इंडिविजुअली काम करते हैं. आप किसी मोहल्ले में जाएं तो हर घर जो है ना वो अलग डिजाइन का होगा क्योंकि हम अलग सोचते हैं, हम अलग करते हैं. मे बी दैट्स गुड इन वन वे, लेकिन इन अनदर कि हमें टीम वर्क नहीं है. तो इस तरह फिर आई आई थिंक फील के. जी. हाँ. डाइवर्सिटी अच्छी चीज है, होनी चाहिए. उससे हाँ. आपके हाँ, नए आइडियाज आते डाइवर्सिटी हैं, अपनी बहुत जगह कुछ होता अच्छी है. चीज है. हाँ. लेकिन लेकिन जो हम कम्युनिटी बहुत जरूरी है. हाँ जी, कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी थिंकिंग, वो भी बहुत जरूरी है. तो खैर, ये तो बड़ी प्यारी हमारी गुफ्तगू अभी तक हो गई. एक और पहलू मैंने बिलाल का आप लोगों को नहीं बताया, और वो है हिज डीप इंटरेस्ट इन लिटरेचर. और लिटरेचर भी उर्दू एंड इंग्लिश दोनों. उर्दू में जो इनकी कलेक्शन है, मैं तो व्हेन आई गो टू योर प्लेस
So I look forward to all the beautiful books that are available in your home, including starting from Rumi, Masnavi of रूमी, मौलाना रूमी की मसनवी आपके पास है। और बताइएगा बाबर नामा। हाँ, काफी कुछ पढ़ा है। मुझे एक्चुअली फिक्शन पढ़ने का इतना शौक नहीं है, मुझे ज्यादा, मेरे पास नॉन फिक्शन चीजें होती हैं। खैर फिक्शन में हाँ, पुरानी जो दास्तानें हैं उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। जिस तरह हम लोग बचपन में जो हमने पढ़ी थी तिलिस्म होशरुबा वगैरह, आई थिंक वो अभी भी मेरे लिए वो जो पीक फैंटेसी फिक्शन है ना, वो वही है। आई थिंक अच्छा, ये जो सारे हैरी पॉटर वगैरह, ये सारे जो है ना, आई मीन कंपेयर टू जितना जिस किस्म की विविड उनकी वो थी लैंग्वेज, और जिस तरह वो पेंट करते थे पूरी पिक्चर पुराने दास्तानों में, वो आई थिंक कोई कंपैरिजन नहीं है उनका। तो उससे ऑफ कोर्स बहुत इंस्पायर्ड हूँ। दूसरा कि ये भी है, मुझे आई थिंक मैं बुक कलेक्ट ज्यादा करता हूँ, बुक्स पढ़ता कम, क्योंकि मेरा जो रीडिंग क्यू है वो हमेशा बढ़ता रहता है। अभी भी आई थिंक 7-8 किताबें पढ़ी हुई हैं साइड पे, जो क्यू में है, जो कि पता नहीं कब से क्यू में है। आजकल मैं ज्यादा उस पर पढ़ रहा था, एक तो जनरल स्पिरिचुअलिटी पे, और इसके अलावा म्यूजिक थ्योरी फिर से थोड़ा ज्यादा उस पर स्ट्रेस कर रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। तो बस वो दो चीजें जो है आजकल ज्यादा थीम उसका बना हुआ है, लेकिन वो चेंज होता रहता है। कभी कोई किसी चीज में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी चीज में हो जाता अच्छा। मेरी प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आधी किताब तक तो बड़े जोश में पढ़ रही होती हूँ। वो पीटर थिल की वो चल रही है ना, वो 0 to 1। उफ, दैट है। बुक इज टू गुड, बहुत मास्टरपीस है। तो इस तरह करके बस आधे में जाके ना मेरा फ्यूज उड़ने लग जाता है। बस फिर उसके बाद मैं अपने को घसीट घसीट के बीच में से गुजार रही होती हूँ, फिर रह जाती कोई और इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है। फिर एक और बुक है ग्रिट। ग्रिट मुझे बड़ी पसंद आई। इट्स सो ट्रू। उसने बेसिक थियरी ये है कि जो भी काम किसी ने भी कभी भी किया है, तो हम समझते कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बंदा था, जिसकी वजह से उसमें वो टैलेंट था, वो तो कर सका, हम नहीं कर सकते। तो वो ये बताते हैं कि ये इट वाजंट आउटस्टैंडिंग और एनीथिंग, उसमें ग्रिट थी। वो कहते हैं स्टिक टू एक्टिविटी, जैसे कहते हैं ना स्टिक टू एक्टिविटी, कि आप एक मसले में पड़े हो तो उससे भाग के छोड़ के आगे नहीं चले गए। आपने उसके अंदर रुक के आपने उसको बार बार ट्राई किया टिल यू आपने अपनी स्किल डेवलप की, एंड यू मैनेज टू गेट आउट ऑफ इट और ब्रिंग इट टू अ बेटर लेवल। सो इट वाज ग्रेट which was वो took you through। वो जो है ना कि talent is 1% inspiration and 99% perspiration। I think great is that। तो और फिर ये आप कुछ चीजें आप जो है इनहेरिट करते हैं ना, वे तो कुछ चीजें आप खुद से अपना पाथ बनाते हैं। अब जिस तरह ये बुक रीडिंग की बात करें, ये तो आई थिंक मोस्टली इनहेरिटेड है, क्योंकि हमारे नाना को बहुत शौक था, तो उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उनको। बल्कि वो खुद ही कहते होते थे कि मुझे जो है किताबों का शौक है, और शिकार करने का, और तीसरा उनका वो जो प्रोफेशन था, सर्जन थे वो, तो उसमें बहुत ज्यादा वो पैशनेट थे उसके बारे में। तो वहां तीसरा से कौन सा? सॉरी, तीसरा तीसरा। वो डॉक्टर थे, सर्जन थे, तो उसका बहुत पैशन था उन्हें वो काम करने का। तो उसके बाद वहां से हमारी अम्मी को हुआ, फिर मेरे जो बाकी बहन भाई हैं, उनकी भी वो अपनी लाइब्रेरी है। एक चीज आई थिंक जो मैं खुद पर्सनली रिग्रेट करता हूँ जो हमने इनहेरिट नहीं की, वो ये थी कि जिस तरह हमारी जो अम्मी थी, उनको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती थी, तो ठीक ठाक फ्लुएंसी के साथ उनको, लाइक अच्छा, अरबिक और फारसी और पंजाबी, ऑफ कोर्स वो तो मदर टंग थी, और फिर इंग्लिश और उर्दू। तो ये 5 लैंग्वेजेस उनको आती थी, और जिस तरह हमारे नाना, उनको भी 5 लैंग्वेजेस आती थी। तो हमारा जो वो था, समहाउ हम लोग लिमिट हो गए, हमने अरबी फारसी उस तरह नहीं सीखी जिस तरह उन लोगों को आती थी। तो वही चीज मिस की। बट ऑन द फ्लिप साइड, जिस तरह म्यूजिक है, वो आई थिंक पूरी फैमिली में मुझसे पहले और किसी को उसमें इस तरह का इंटरेस्ट नहीं था। तो वो आई थिंक सबसे पहले मैंने उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उसको परस्यू किया, तो इसी तरह चलता रहता। हाँ, आई थिंक जनरेशन टू जनरेशन एक वो एक वक्त की रिक्वायरमेंट थी या अबिलिटी थी। जैसे पर्शियन वाज अ लैंग्वेज व्हिच वाज स्पोकन बाय मेजॉरिटी इन द सब कॉन्टिनेंट। जी, और वो अभी गूगल it कोड। was, yeah, it was taught in the schools, or even when I was very young, so it was an optional subject था।
जबकि बताया जाता था कि पहले ऑप्शनल नहीं होता था, एवरीबडी लर्नड इट एंड देन इट वाज, आई थिंक ये मुगल दौर का, मुगल दौर की ये एक रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, सारों को पर्शियन आती थी, वो दरबारों वगैरह में भी पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती थी ज्यादा, क्योंकि बेसिकली दे वर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। सो विद टाइम वो खत्म हो गया, अब इंग्लिश का ज्यादा दौर आ गया, और अब फिर कुछ उर्दू, जैसे अब यूट्यूब चैनल मैंने पहले इंग्लिश में शुरू किया एंड देन आई कुड सी कि इट्स नॉट रेजोनेटिंग दैट मच। जब उर्दू आप एक ऐसी जुबान है, पानी की तरह है, जो हर एक से एवरीबडी कनेक्ट्स विद इट वेरी इजीली। तो बेसिकली तो फिर हमने इधर अपने लोगों में रुझान करना है। सो वन फेल्ट के नहीं, जुबान इज जस्ट अ मीडियम, लेकिन ज्यादा जुबानें आना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अब जैसे वो मौला जट फिल्म आई तो बच्चे मेरे पीछे पड़ गए कि आपने हमें सिखाई नहीं, तो मैंने कहा बेटा मैंने खुद सीखी थी पंजाबी। अब डैडी और मामी बिल्कुल, पंजाबी वाज नॉट स्पोकन इन आवर हाउस एट ऑल। सिर्फ ये था कि मेरी दादी को सिर्फ पंजाबी आती थी, और मैं अपनी दादी से बात करने के लिए मैंने एज अ 5 year old आई स्टार्टेड लर्निंग पंजाबी। जब हम गांव 1 महीने के लिए जाते थे तो मैं कोशिश करती थी कि मैं पंजाबी बोलूं और मैं अपनी दादी से बात कर सकूं, और फिर जहां जहां मौका मिला वन मेड यूज ऑफ इट। फिर इस तरह नतालिया जब छोटी थी तो इसको अरबी बहुत अच्छी आती थी, फ्लुएंट अरबिक जानती थी वो, और हम बहुत encourage करते थे। My husband also learned Arabic language, and so we have always been very open to languages. लेकिन लैंग्वेज का ये प्रॉब्लम है बिलाल के आप बोलोगे नहीं ना, और सुनने और बोले 3-4 ठीक है ना, स्पीकिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग एंड देन रीडिंग एंड देन राइटिंग, ये 4 चीजों का सर्कल है, और इसमें से 1-2 सर्कल एलिमेंट्स निकल जाए ना तो वो जुबान फिर खुद ही अपने से दूर हो जाती है। आजकल आनिया को शौक हुआ अरेबिक सीखने का, तो उसके लिए रिसोर्सेज ढूंढ रहे थे हम कि वो कहाँ से सीखे। कौन सी जबान सीखनी? आनिया को अरेबिक सीखने का शौक हुआ है, लेकिन वो कह रही है कि उसने मॉडर्न अरेबिक सीखनी है, कुरानिक अरेबिक में इंटरेस्ट नहीं है उसको इतना, जी उसको जी, मॉडर्न अरेबिक है। हाँ, वो कुरानिक जो है ना इज क्लासिक। अब कुवैत में हम थे ना, तो मैं अपनी नेबर से कहती थी कि तुम कितनी लकी हो, तुम जो ही पढ़ती हो तुम्हें समझ आता है क्या पढ़ रही हो, तो कहती है मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती, बिकॉज इट्स 1400 years old। एंड शी सेड आप नोट करो कि टीवी पे भी जब अरबिक लैंग्वेज में तलावत होती है तो फिर नीचे उसमें इजी अरबिक में ट्रांसलेशन आ रही होती थी, तो अब जैसे इकबाल ऐसे, हालांकि वो तो सिर्फ 100 साल पुरानी लैंग्वेज थी ना, इकबाल की जो पोइट्री थी 100 से थोड़ा कम, तो वो वाली भी लोगों को नहीं समझ आती। ठीक है, वो वाली उर्दू भी बड़ी सख्त वाली उर्दू है। तो वक्त के साथ साथ जो जुबान तो मर्क्यूरिकल है ना, इट्स फ्लुएंट, इट्स मूविंग, इट्स चेंजिंग। तो वो वक्त के साथ साथ हमने उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो वो जो पिछली वाली के साथ, तो आनिया इज वेरी राइट कि वो वाली अरबिक सीखना चाहती है जो आजकल बोली जाती है। सो उसकी अलग क्लासेस होती थी कुवैत में। जी, वो एंड हमने क्लास जी के लिए, और हाँ मैंने उसके लिए बुक भी ढूंढी थी मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक की, तो उसने भी शुरू किया। देखें उसका इंटरेस्ट कहाँ तक रहता है, कितना सीखती है। हाँ बिलाल, लेकिन आई होप शी कैन फाइंड एन ऑनलाइन अरबिक पर्सन हु कैन टीच उसने ऑनलाइन ऑनलाइन अरबिक क्लासेस उसने शुरू की हैं। आई थिंक वो जी। इजिप्ट में है कोई, वो सिखाते हैं, उनसे शुरू की है। ओह ब्यूटीफुल। अच्छा, इजिप्ट की जो अरबिक है ना वो थोड़ी डिफरेंट है, वो जीम को ग बोलते हैं, हाँ, जी। जीम को, और फिर इसी तरह बी और पी का भी चक्कर है, उसमें शायद पी नहीं है। So C, they use B as an alternative for P. Well, anyhow, the way the Arabs speak Arabic language is absolutely beautiful. तो मैंने तो इनकी स्कूल में पढ़ाया हुआ है ना, तो क्लास में 5 मिनट पहले खत्म करके तो मैं उनसे कहती थी मुझे प्लीज ये कोई सूरा सुना दो। ग्रेड 4, ग्रेड 2, ग्रेड 7 के बच्चे, और वो जिस खूबसूरती से वो सुनाते थे ना अरबिक, इट वाज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड।
So it will be a great thing if she can learn that Arabic जो ये लोग बोलते हैं, बेहद खूबसूरत। और हम फिर लोग आपको जितना, पता है जो हाँ जो जी, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, आई थिंक यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो तो म्यूजिक की लैंग्वेज है। वो भी, इसका भी शौक है आनिया को, तो वो भी सीख रही है। she is brilliant in it. She's brilliant, and I'm so proud of her for it. Especially पियानो कितना खूबसूरत बजाती है। अच्छा, फिर हुई कि आप गिटार बजाते हो तो वो पियानो बजाती है। हर जनरेशन में अपनी चीज एक्चुअली करती अब उसको थोड़ा शौक हो रहा है, मुझसे वो पूछ रही थी उसने बेस गिटार या इलेक्ट्रिक गिटार सीखना है, तो है। अच्छा, वो थोड़ा एक्सप्लोर करिए, उसको सोच रही है वो करे, लेकिन उसको हाँ, ज्यादा शौक है, वो वोकल लेसन्स लेना चाह रही है। आज मैंने उससे पूछा था कि उसने ईस्टर्न वोकल लेसन्स लेने हैं या वेस्टर्न म्यूजिक के लेने हैं, तो वो थोड़ी उसके बीच में भी आई थिंक डिसाइड कर रही है कि उसको किस तरफ ज्यादा इंटरेस्ट है। तो she can try both. थोड़ा सा एक सीख ले और एक और पैरेलल कर ले, जी, लेकिन दोनों। म्यूजिक इन जनरल आई थिंक वो इतनी पावरफुल चीज है एक्सप्रेशन वाइज, और वैसे भी जिस तरह अभी रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रहा था इस टॉपिक पे, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, उसका नाम है मिस्टिसिज्म ऑफ साउंड एंड म्यूजिक। वो एक पीर इनायत खान थे, उन्होंने लिखी हुई है, वो म्यूजिशियन भी थे और एक सूफी टीचर भी थे। तो उसमें उन्होंने बड़े मजे की, उसमें उन्होंने स्टार्ट में एक बड़ी प्रोफाउंड ओपनिंग उसकी की हुई है, जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो म्यूजिक है ना वो सबसे क्लोज है डिवाइन डिविनिटी के साथ, क्योंकि म्यूजिक वाहिद आर्ट फॉर्म है जो कि फॉर्मलेस है। अगर आप कुछ लिख रहे हो ना, टेंजिबल नहीं है, कुछ आप टेंजिबल नहीं। लिख रहे हो ना आप, तो उसमें भी आप एक पिक्चर पेंट कर रहे हैं जो किसी के जहन में आती है। जब आप कोई पेंटिंग बनाते हैं उसमें भी आप एक इमेज बना रहे हैं। तो अब आप जिस तरह अल्लाह का या खुदा का इमेज आप नहीं बना सकते, क्योंकि वो आप कन्फाइन कर रहे हैं उसको, लेकिन जब आप उसी चीज को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस करें तो वो टोटली फॉर्मलेस है। वो जिस इंसान के अंदर जो है वो उसके साथ उस तरह कनेक्ट करेगा और उसको बेसिकली वो एलिवेट करेगा उसके साथ। तो एंड यू डोंट हैव टू नो द लैंग्वेज फॉर इट। यू डोंट हैव नो लैंग्वेज फॉर इट। और मैं तो फर्स्ट हैंड हाँ, एक्सपीरियंस किया इस चीज को अभी रिसेंटली, बल्कि पिछले हफ्ते एक्सपीरियंस किया इस चीज को। हाँ, क्योंकि आपको पता है हमारा बैंड है, हम लोग प्ले भी करते हैं, बहुत तो जबरदस्त। हाँ तो जी। अभी रिसेंटली हमारा जो था एक इधर प्रोजेक्ट था, यहाँ पे एक क्लाइमेट रिलेटेड, यहाँ पे एक नॉन प्रॉफिट है, सोप बॉक्स प्रोजेक्ट उनका नाम है। तो उनसे हम कनेक्ट हुए, उन्होंने कहा कि आप प्ले करें हमारे लिए। तो अभी हम अपनी प्लेलिस्ट पर प्रिपेयर कर रहे थे, तो उस पे जो हमारे गिटार प्लेयर हैं उनकी कोई तबीयत थोड़ी नासाज थी। तो फिर मैंने और हमारे जो तीसरे बैंड मेंबर हैं, हमने कहा कि अच्छा फिर अगर वो नहीं है अवेलेबल तो फिर हम कुछ खुद से करते हैं। तो उनसे मैंने कहा कि हम तो वैसे नॉर्मली पाकिस्तानी म्यूजिक प्ले करते हैं, लेकिन ये जो ऑडियंस है इसको ज्यादा हमें अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको कनेक्ट करें, हमारा जो एक म्यूजिक का जो कल्चर और वो पूरा वो जो है सिस्टम जो है पूरा उसके साथ। तो उनसे मैंने कहा कि अच्छा ऐसे करते हैं कि हम मिलके वो जो हजरत अमीर खुसरो का वो जो कलाम है आज रंग है, उसको लेके ना उसकी हम एक अपनी इंटरप्रिटेशन करके अपना एक बनाते हैं इंस्ट्रूमेंटल। तो वो हमने बनाया, मैंने उस पर गिटार बजाया, उस पर उन्होंने हारमोनियम बजाया। तो हमने एक जब हम प्ले कर रहे थे ना, तो उसी वक्त उन्होंने, जो हमारे तीसरे बैंड मेंबर हसन, उन्होंने कहा कि आप इमेजिन करें कि ऑडियंस सामने बैठी हो और हम अगर ये प्ले कर रहे हैं उनके सामने, तो उनके ऊपर क्या असर होगा उसका। तो मैंने कहा कि हाँ वैसे बात तो आपकी ठीक है, ये साउंड तो अच्छा कर रहा है बात। तो उसको फिर हम लेके गए उधर सोप बॉक्स प्रोजेक्ट पे। तो वहां पे आई थिंक हमारी जो सेट लिस्ट थी उसमें हमने ये तीसरा वाला ये किया था। तो अब हमने जब प्ले करना शुरू किया तो पूरे जो कमरा था उसमें टोटल खामोशी, सब लोग जो है वो पूरा उसमें अपने सुन रहे थे हमें। और फिर हमने वो प्ले जब करके खत्म किया ना, तो वो कुछ सेकंड्स तक ना टोटली उधर कमरे में खामोशी रही। उसके बाद फिर लोगों ने एकदम अप्लॉज उसके बाद आया। पाकिस्तानी वहां पे कोई भी नहीं थे, सारे वो डिफरेंट जगहों के लोग थे, और वो सब वो जैसे क्लाइमेट एक्टिविस्ट थे जो लोग वहां पे थे। तो अच्छा, लेकिन वो जो एक था ना कि हमने ठीक। जब प्ले किया और जिस तरह वो पूरी ऑडियंस एकदम जिस तरह वो ट्रांस में आ गए होते हैं, वो सब उसको सुन रहे थे, बाद में बिल्कुल टोटली वहां पे खामोशी वहां पे खत्म जब हमने किया। और उसके बाद अप्लॉज, और बाद में मैंने परफॉर्मेंस के बाद कुछ लोगों से जाके पूछा कि आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। उन सब ने उन्होंने कहा कि वो जो आपका तीसरा था, वो जो था रंग जो आपने प्ले किया था, वो हमारा फेवरेट पार्ट था। तो वो रियली, जिस तरह उन्होंने कनेक्ट किया, वो एक क्लासिक है हजरत अमीर खुसरो की, और उसके बाद जिस तरह उन्होंने किया उससे बहुत। आपको वही अंदाजा होता है कि वो कितनी पावरफुल
चीज है म्यूजिक, अगर आप उसको प्रेजेंट करें इस तरह। तो तब हमारा एक प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है उसके अराउंड, कि हम ये जो है मिस्टिक टाइप का थोड़ा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल और बीच में थोड़े बहुत वोकल्स वगैरह भी उसको करें, तो उसके देखें कहाँ तक जाता है। अभी बल्कि हमने पिछले ये वीकेंड पे वो हमारी कसीदा, हेरिटेज। आपने हाँ देखा जी। हो शायद, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, पिछले वीकेंड पे हमने कसीदा हाँ फिर बुर्दा शरीफ किया था। जी जी जी। तो हाँ सही। नहीं बिल्कुल। एंड अभी तो आपके ये काफी सारे हो चुके हैं परफॉर्मेंसेस। शुरू से ये ख्वाहिश होती थी कि आप एक बैंड में हो और आप और लोगों के साथ काम करें, क्योंकि अभी तक तो आपने मेनली यू बीइंग सेल्फिश, यू बी सेल्फिश, अपनी चीज में पास रही हो। म्यूजिक सुन के कितनी दफा हुआ है कि हमारा मूड अपलिफ्ट हो गया है। एक म्यूजिक सुन के हम कहाँ की कहाँ पहुंच गए, यू नो। एंड ये वाला क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो इसका हक है, लोगों का हक है कि वो भी उससे रोशनास हो, उससे आई थिंक बेनिफिट वही करें है ना, लोग उससे। क्या कहते हैं, लोग समझते जी हैं, बल्कि कहते भी हैं कि आपका जो आर्ट और म्यूजिक है वो एक हॉबी होती है, लेकिन मुझे कभी मैंने इसको हॉबी नहीं समझा। मेरे ख्याल से ये आपके एक काबिल, इटर्नल, ये जरा आपका बंद। एक जी आपका एक हाँ इटर्नल आपका हिस्सा होता है मेरे ख्याल से, वो जो म्यूजिक और आर्ट होता है। तो वो जी जी। अब जिस तरह म्यूजिक है, अगर लाइक मैं किसी के लिए प्ले कभी ना भी करूं तो शाम को बैठ के अपने यहाँ पे स्टूडियो में मैं प्ले करता रहता हूँ, मुझे मजा आता है उसपे। लाइक आपने कोई चीज एक्सप्रेस करनी हो जो आप वर्ड से ना कर सकें, उसके लिए म्यूजिक हाँ बेस्ट है। बल्कि आपको फनी बताऊं एक बात, रिसेंटली मुझसे किसी ने रैंडमली पूछा कि जी आपके ख्याल में जो म्यूजिक होता है वो हलाल होता है? तो मैंने कहा कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है उसमें तो फर्ज होता है। मुझसे किसी ने पूछा था रिसेंटली कि आपके ख्याल से जो है मौसीकी हलाल है, तो मैंने कहा कि जो मेरा बिलीफ सिस्टम है उसमें तो फर्ज है। तो मेरे ख्याल इट्स से ट्रू, इट्स ट्रू। हाँ। Or music has always been there. It's always been there to lift the people's soul, spirits. और आप देखें कि यहाँ तक कि जंग, मैदान जंग में there would be a group of musicians to lift the spirits of the soldiers. And this has always been there. It's always been there in all the armies, you जी, और know. जितना नेचर में जितना म्यूजिक है उसको आप देखें, उससे इंस्पायर हों, तो वो तो नजर आता है कि हारमोनी और म्यूजिक हर जगह पे है। बिल्कुल, चिड़ियों की आवाजें, मतलब एक एक यू नो, एक एक जो हवा से जो आवाज आती है, चीजों के, दरख्तों के हिलने से, ब्रांचेस के हिलने से। मैं तो रोज बाहर इसलिए बैठी रहती हूँ, और फिर यू जस्ट वॉच एवरीथिंग, देयर इज म्यूजिक इन एवरीथिंग। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो बहुत अलहुदा की मेंबर थी, और बहुत, तो कहती है मैं क्या करूं, अल्लाह ताला ने हर चीज में सुर डाल दिए। नहीं, वो भी ठीक है, ठीक। आई मीन वो तो बात है कि लोगों के डाइवर्स ओपिनियंस होते हैं, आपको उनको रिस्पेक्ट भी करना चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि किसी को भी किसी दूसरे पे अपने आप को इम्पोज नहीं करना चाहिए। हाँ, दूसरी चीज ये है कि देखें, हर चीज में इट इज अप टू द पर्सन हु इज यूजिंग इट और डूइंग इट, टू चूज व्हाट ही इज डूइंग इट फॉर। ठीक है। एक इवल एलिमेंट हर चीज में आ सकता है, राइटिंग में आ सकता है, सोशल मीडिया में आ सकता है, हर चीज में आ सकता है। जैसे इवन फायर आर्म्स, यू नो, आप उसको मुल्क को डिफेंड करने के लिए यूज करें या किसी और के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए यूज करें। सो वो देखो, ऑलरेडी उल्टा हो गया। म्यूजिक जो है वो आप किसी को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खूबसूरत अल्फाज हैं, उनको आप आगे, जैसे नाते होती हैं, कवाली भी होती है, ये चर्चेस में क्वायर होता है, हिम्स होते हैं, ये आई थिंक आप सारी चीजें। हाँ बल्कि उस एग्जाम्पल के अगर आप ये देख लें कि आप जब लोरी सुनाते हैं बच्चों को, तो अगर आप हाँ उसको लोरी को आप सुर में नहीं सुनाएंगे तो बच्चा नहीं सोएगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगी। एग्जैक्टली। अभी आप बोल के बोले, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। और कौन सा बच्चा होगा जो लोरी के बगैर सोया हो?
हम सब लोरी के साथ ही सोते रहे बचपन में और अपने बच्चों को भी ऐसे ही सुलाते रहे हैं. सो इट इज रियली ट्रू. तो अल्लाह का बड़ा करम है जो उसने ये क्वालिटीज दी हुई हैं, और फिर जब आपके पास है तो देन वी नीड टू शेयर इट विद अदर्स. एंड जिस तरह हमारी जिंदगी दूसरे लोगों के टैलेंट से बेहतर हो जाती है, इस तरह हमारे टैलेंट से दूसरों की भी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं. You know, so I'm so में जी. थोड़ा वो होता है कि आप अपनी क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं. मेरे ख्याल से आपकी लेगेसी ये नहीं होती कि आपने किस कंपनी में काम किया या कितने घंटे काम किया या क्या बन गए. लेगेसी आपकी वही होती है जो आप पीछे छोड़ जाते हैं, जो फिर आपके बाद कोई इसको सुन के या देख के या पढ़ के जो उससे कनेक्ट करता है और उसको जो उससे फीलिंग मिलती है. मेरे ख्याल से लेगेसी वही होती है आपकी. बिल्कुल. आई थिंक इट्स अ सदका जारिया बेसिकली. इट इज. अब आप देखें सुहेल राणा जो थे रहे हैं अब, उन्होंने हमारे बचपन का एक शानदार पार्ट बनाया विद दोस ब्यूटीफुल सॉन्ग्स दैट ही ब्रॉट आउट. और वो उनके थ्रू उन्होंने सारे सुर सिखाए बच्चों को, और किस खूबसूरती के साथ रिलेटिंग इट टू चाइल्डहुड, यू नो, एंड चिल्ड्रंस पॉइंट ऑफ व्यू. उन्होंने वो मोरनी हो मोरनी और इतने खूबसूरत खूबसूरत गाने उन्होंने, और म्यूजिक इवन फॉर अडल्ट्स, उनका सितार म्यूजिक कितना खूबसूरत था. So all this has जी brought such a beautiful phase in our lives, and we miss that, you know. और फिर क्या होता है कि बिलाल, एक इंसान का अपना एक रंग और उसकी अपनी खुशबू होती है उसके काम में. वो वाली चीज जी कहीं और नहीं मिल सकती, you know. It is just जी. that. और फिर मुझे ये जी. भी मुझे अक्सर फीलिंग होती है कि लोग बहुत ज्यादा मजहबी हो जाते हैं. वो उनमें एक तो मैंने नोट किया बहुत लोगों में एक एरोगेंस आ जाती है कि वो अपने आप को समझने लगते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं. और दूसरा एक वो एप्रिसिएशन कम हो जाती है कि हर किसी का अपना जर्नी होता है. तो जब तक हम ये ना समझें कि हर हर इंसान का एक अपना जर्नी होता है, हर इंसान का एक अपना तरीका होता है चीजों से कनेक्ट करने का, इवन खुदा से कनेक्ट करने का हर एक अपना तरीका होता है. तो उस के बगैर वो जिंदगी का वो जो एक डाइवर्सिटी और वो जो एक खूबसूरती है वो खत्म हो जाती है अगर आप हर एक को एक ही उसमें सांचे में ढालने की कोशिश करना शुरू कर दें. सही. We all have our own ways of reaching to the sublime, you know, and divine. And we all have our own ways of, you know, engaging with him, you know, how we talk to him, how we communicate with him. मैं तो I even go into it कि he has a sense of humor, you know. And मेरा तो बड़ा मेरे हाँ. पे क्या कहते हैं बिलीफ भी है, और जो बिलीफ से ज्यादा वो जो जिस तरह मैंने समझा इस चीज को, वो इसी तरह समझा कि वो जो डिवाइन है उसको डिफाइन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है और समझना भी बहुत मुश्किल है. क्योंकि अगर कोई भी एग्जिस्टेंस या एंटिटी या बीइंग है जो कि हमारे इस फ्रेम के अंदर नहीं है, जो हमारी एवरीडे एक्सपीरियंसेस हैं, तो हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है. वो इसी तरह के जिस तरह ये जो हमारे जो प्राइमरी 7 कलर्स होते हैं, अगर कोई इससे बाहर एक और प्राइमरी कलर हो जिसको हमने कभी परसीव ना किया हो, तो वो आप कुछ भी कर दें, वो आप किसी इंसान को नहीं समझा सकते कि वो कलर जो है वो क्या होगा. तो फिर इसीलिए इंसान जो है वो उसको रिलीजन को यूज करता है एज अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड. आप किसी भी रिलीजन में देखें, बेसिकली उन्होंने कोशिश ये की हुई है कि उन्होंने जो डिवाइन है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है इन ह्यूमन टर्म्स, कि जो हाँ. ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें समझ आते हैं उनके हमारा थ्रू, जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव. लैंग्वेज है हमें समझ आती है उसके थ्रू. सही. तो जिस तरह रजा असलान जो है वो कहते हैं कि वो जो रिलीजन होता है दैट्स अ लैंग्वेज टू एक्सप्रेस योर स्पिरिचुअलिटी. तो आई थिंक दैट टू मी एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. उस दिन यही बात हो रही थी कुछ. फिर इस्लाम पे हम आकर अगर आ जाए वो तो
each one to his own वाली बात होती है कि नहीं नहीं वो फिर 1 2 3 बस यही है सब कुछ, you know। तो उस दिन ऐसी बात हो रही थी, तो मेरे कजन कुछ कह रहे थे, मेरे अंकल कुछ और कह रहे थे, तो I just explained to him कि look what my cousin is saying, he's talking about the spirit of Islam. We cannot talk about Islam without the spirit of Islam. The spirit is the, you know, the basic, the actual uniqueness of Islam. अगर आप देखो तो अगर आप इस्लाम में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस और ये और वो सब डालो, लेकिन अगर उसमें से स्पिरिट निकाल दो ना, तो फिर बात नहीं बनेगी। जी, और ये भी है कि जो इवन इस्लामिक ट्रेडिशंस भी अगर देखें तो उसके अंदर इतनी डाइवर्सिटी है थॉट की, और जिस तरह लोगों ने अप्रोच किया उसको, जिस तरह हमारा एक जो पूरा एक इस्लाम का एक पूरा जो एरिया है जिसमें वो एसोटेरिक जो उसकी इंटरप्रिटेशन है, वो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आप मेन स्ट्रीम में नॉर्मली सुनते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वो इट्स अ ह्यूमन प्रोसेस जिसके थ्रू आप चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, और अपना जो आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी होता है उसके साथ उसको आप अलाइन करते हैं। तो लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस इधर वे कि आप जो भी आपका पाथ हो, एज लॉन्ग एज आप क्या कहते हैं आपकी नियत साफ हो, आई थिंक आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं उसके ऊपर। और फिर इसी लाइफ टाइम के अंदर अंदर हमने वो पहुंचना है, यू नो, हमारी लिमिटेशन है। इट्स नॉट दैट वी हैव गॉट 1000 years टू फिगर इट आउट। ये भी पता नहीं कि लिमिटेशन है भी या नहीं, जर्नी तो चलता रहता है, चाहे लाइफ हो चाहे लाइफ के बाद। हाँ ये भी है कि जैसे इंतकाल। लेकिन एक बात है, द वे आई सी इट, कि अब हम पैदाइश से पहले जो भी थे वो तो वी हैव नो मेमोरी ऑफ दैट, यू नो। जो मेमोरी है बेसिकली वो दैट्स अ फंक्शन ऑफ द ब्रेन, और जो ब्रेन है वो आपकी फिजिकल उससे टाइड है। तो आपकी जो स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस है दैट इज समथिंग जो हमेशा से थी और चलती रहेगी हमेशा। तो सो वो फिर करेंगे तो पता चलेगा कि अगला मरहला किधर है। वी ऑल हैव गॉट आवर ओन यू नो असेसमेंट्स कि अच्छा भाई नहीं यूं होगा, कोई कहता है यूं होगा, तो वो तो होगा तो फिर पता चलेगा। लेकिन आई फील के जिस खुदा ने हमें इतना पाला पोसा बड़ा किया, उसने हमें हर मुश्किल में आसानी दी, हमें he stood by us throughout. So how will he not stand by us in the next world? He will be there. He will take care of us the way he did here also. I have total faith in this. जी, और अपनी बहुत सी पर्सनल एक्सपीरियंस जो आप इंसान के अंदर वो बहुत इनग्रेन हुई है। अगर आप सोचें, अब ये देखें जैसे जो हमारी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है दुनिया की, चाहे वो डिफरेंट मजहब फॉलो करे चाहे मजहब कोई फॉलो ना भी करें, लेकिन तकरीबन हर एक के अंदर एक वो सेंस है कि कोई क्रिएटर है जिसने हमें बनाया है। अगर आप स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस को स्टडी करें पूरी दुनिया में, चाहे यहाँ के शामन हो, चाहे हमारे सूफी हों, चाहे तिब्बतन मंक्स हों, उनकी सबकी जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है उसमें एक कॉमन ग्राउंड है जिसपे पूरी ह्यूमैनिटी जो है ना वो एक तरह से कन्वर्ज करती है। तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि हम जो हैं एज ह्यूमंस, जो हमारे अंदर एक जो स्पिरिचुअलिटी है वो मैनिफेस्ट होती है इन वेरी सिमिलर वेज अक्रॉस कल्चर्स, अक्रॉस रिलीजन्स। उससे आपको एक बड़ी यूनिवर्सैलिटी उसके अंदर मिलती है, जिस तरह म्यूजिक के अंदर बड़ी यूनिवर्सैलिटी मिलती है कि आप चाहे किसी भी कल्चर में चले जाएं, उसके अंदर आपको जो कोर एलिमेंट्स हैं म्यूजिक की वो हर जगह सेम आपको नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड थिंग्स व्हिच अफेक्ट अस, यू नो, दे अफेक्ट अस, दे टच अस। तो वो चाहे कोई किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, बेसिकली जैसे अब बाहर, अब आप लोग तो रहते ही उधर हो, बाहर ही रहते हैं, और हम इधर, किसी भी इंसान को आप देखते हो, किसी स्पीशीज को देखते हो, आई जस्ट वाह, ये अल्लाह की क्रिएशन है, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने उसको पैदाइश से लेके अब तक खाना पीना ये वो सारा ख्याल रखा है, उसकी क्रिएशन।
और you can't stop praising it, कि अल्लाह की शान है, कि हम कुछ भी नहीं, हमारी तो विजन ही इतनी लिमिटेड है, हमारी कितनी नजर है, बस इधर तक है। लेकिन क्या अल्लाह मियाँ वो एक चूंटी का भी खाना तैयार कर रहे हैं, अब यू वाचिंग दैट चूंटी गोइंग हियर एंड देयर एंड एवरीथिंग। चिड़िया को देखो वो कैसी आती है, तितली देखे, तो हर स्पीशीज को, हर इंसान को अल्लाह ताला ने, एंड यू जस्ट वंडर, तो कहते हैं हर एक का ख्याल रखे तो मेरा नहीं करेगा, मेरा भी करेगा, जैसे वो करता रहा है, एंड वी ऑल हैव अ टाइम, वी हैव अ टाइम लिमिट, सो दैट क्रिएशन तो हमारे जो कहते हैं ना बिल्कुल इन योर फेस है हर जगह पे। आप एक सीड को आप लगाते हैं और आप देखते हैं कि वो कैसे सीड से ग्रो होके पूरा एक दरख्त बन जाता है और सब कुछ। तो क्रिएशन तो हमारे आसपास हर वक्त हो रही है, अभी भी हो रही है, तो उसको डिनाई करना तो मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है। बिल्कुल। अच्छा, अभी तकब्बुर की बात हो रही थी ना, तो मेरी एक स्पिरिचुअल गाइड है, तो वो कहने लगी कि तुम अपने अंदर से ना मैं निकाल दो। मैं हम लोगों में ना ईगो बहुत होती है कि अच्छा मैं ये करूं, मैं कैसे ये कर सकती हूँ। तो जस्ट रिमूव दैट मैं एलिमेंट फ्रॉम योरसेल्फ और अपने को तुम मिट्टी में दबा दो। इतना अपने को छोटा कर दें कि अपने को बस जैसे कि मिट्टी में आ जाओ, एंड लाइक अ सीड, वो जो बीज होता है ना, बीज जब तक मिट्टी में नहीं दबता तब तक वो अपने आप में नहीं आता। वो उस वक्त फिर उसका फिर रूट्स भी निकलते हैं, उसके शूट्स भी निकलते हैं, उधर से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इट मूव्स टुवर्ड्स लाइट एंड इट फाइंड्स इट्स ओन बीइंग। जी, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि वो जो अभी हमने सोप बॉक्स पे परफॉर्मेंस की थी उसमें जो हमारे 4 हमने जो पीसेस बनाए थे म्यूजिक के उसके लिए, उन सब का जो कॉमन थीम था वो एनाइलेशन ऑफ ईगो वाज द कॉमन थीम उन सब के अंदर। ओह वाओ, तो हमने असल में। जिसको हमने स्ट्रेस किया था उसके अंदर हमने स्टार्ट किया था एक इंस्ट्रूमेंटल से, वो हीर वारिस शाह का इंस्ट्रूमेंटल जो था, और उसमें हमने फिर वो बेसिकली एक्सप्लेन किया कि किस तरह वो जो एक लव स्टोरी है उसको आप कनेक्ट करते हैं डिवाइन उसके साथ, मैसेज के साथ। और वो जिस तरह उसमें मैसेज एक एनाइलेशन ऑफ ईगो भी है, जिस तरह वो जब वो रांझा पूरी दुनिया छोड़ देता है सब कुछ और वो बन जाता है बिल्कुल जोगी। और उसके अंदर फिर ये भी आपकी एक जो लॉस और लॉन्गिंग जो होती है उसको अगर आप उसमें देखें तो स्टोरी के हिसाब से तो वो एक दुनियावी चीज है, लेकिन वही लॉस और लॉन्गिंग आपको फील होती है जब आप डिवाइन से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते लेकिन आप उसको हर चीज में महसूस करते हैं अपने अराउंड। तो इट्स द सेम लॉस एंड लॉन्गिंग दैट यू फील फॉर इन डिवाइन लव, दैट वो जो उसमें हीर रांझा में जो उसके लिए अपने वो फील कर रहा है। तो इस तरह हमने इसको कनेक्ट किया था। उसके बाद सेकंड ट्रैक हमने वो किया था, पीरा हो किया था, जो एक ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है भावलपुर एरिया का। एक्चुअली वो जो चन्नन पीर का मेला होता है उसमें लोग जो जाते हैं तो पढ़ते हैं उसमें उससे सारे उसका सॉन्ग का थीम ही है को बेसिकली कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा जो पीर है वही सब कुछ है। तो वही अरे अगेन अपनी ईगो का आप evaluate करके जो उसमें जा रहे हैं। फिर हाँ तीसरा जो हमने रंग जिसका मैं आपको बता रहा था, वो रंग का भी एग्जैक्टली वही थीम है उसका, कि बेसिकली वो जो अपना जो उनके जो स्पिरिचुअल टीचर हैं उसके उनके रंग में अपने आप को वो रंगने की बात हो रही है, कि अपनी ईगो को खत्म करके आप अपने आप को डिवाइन कलर में अपने आप को वो करें। तो वो भी सेम एनाइलेशन ऑफ ईगो का थीम था। उसके बाद आखिरी हमने जो किया था वो हमने हजरत अली के वो शान में एक वो कवाली है वो हमने की थी। तो उसका भी जो पूरे वर्डिंग है वो बेसिकली वही है कि हर दम के अंदर आप उनका नाम जब लेते हैं ले रहे हैं, तो वो भी वही है कि आप अपने आप को एनाइलेट करके आप बेसिकली एक हायर उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, बिकम द पार्ट ऑफ द होल डिवाइन थीम। तो हमारा पूरा जो थीम था वो 4 उसका वो सारा वो जो था एनाइलेशन ऑफ ईगो के ऊपर था। और उसको हमने फिर कनेक्ट किया कल्चरल एलिमेंट्स के साथ। बीच में हमने बात की उसकी रिवर्स की, कि वो जो इंडस वैली के जो रिवर था सरस्वती, आपको पता है जो का दरिया था जो खुश्क हो गया था। तो अभी भी उसके वो सैटेलाइट इमेजेस में आप देखें तो भावलपुर पर नजर आता है। तो वहां से फिर हमने वो कल्चरल एलिमेंट से कनेक्ट किया कि वो जो एक दरिया था जिस तरह वो खुश्क हो गया तो उससे पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई वहां से। तो वो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है उसके ऊपर, तो वहां से हमने फिर वो जो
हमारा इनिशियल थीम था मिस्टिसिज्म का, उससे हम लेके गए थोड़े कल्चरल एलिमेंट्स की तरफ, उसकी बात की, उसको क्लाइमेट चेंज से लिंक किया। तो इस टाइप की, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत मजा आया कि वो बेसिकली सिर्फ म्यूजिक नहीं था, वो स्टोरी टेलिंग थ्रू म्यूजिक टाइप का वो बन गया था। तो वो मेरे ख्याल से उसको हमें थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए फ्यूचर में भी। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। इसी तरह आप जब डिफरेंट सिनारियोज में जाते रहेंगे, देखो वही बात है कि आप जब अपने को कॉन्शियसली करते हो ना कि नहीं मैं अब ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये, में फिर जो है ना उसकी अपनी एक लाइफ बन जाती है, एक होती है। यू नीड टू गिव दैट लाइफ स्पेस, यू नो, दिस इज अ क्रिएटिव पर्सन वुड अंडरस्टैंड के जब आप कोई काम करने लगते, जैसे अभी हम इंटरव्यू शुरू किया तो मैंने क्वेश्चंस बनाए और हम लोगों ने उस पर बड़ा ड्राई रन भी एक दफा किया था, पर जो हमारा एक्चुअल इंटरव्यू जा रहा है वो बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। और यही होता है, इट इट it brings on a life of its own, which is actually even better than what we had envisioned, you know. तो ये चीजें हर क्रिएटिव प्रोसेस में होता है, और जब आप देखते हो कि ये अच्छा हो रहा है तो फिर हम उसको होने देते हैं कि कितनी प्यारी प्यारी बातें आज हुई हैं। और वही लोग लाइक म्यूजिक में हम इसको वही इम्प्रोवाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि आप म्यूजिशियन जब प्ले कर रहे होते हैं, एक तो होता है ना कि आपने अपने जो सॉन्ग्स लिखे हुए आपने याद किए हुए एग्जैक्टली मैंने इस तरह प्ले करना है, तो वो भी ठीक है, लेकिन उसमें मुझे इतना ज्यादा मुझे उससे मजा नहीं आता। लेकिन मजा तब आता है जब आप ऑन द फ्लाई परफॉर्मेंस के दरमियान एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर और आप उसको नई डायरेक्शंस में लेके जा रहे हो। तो इसीलिए मुझे वो पसंद है। कवाली, अगर आप कवालियां सुने तो कवालियां एक ही कवाली की जो हर वर्जन है ना वो डिफरेंट होती है। उसमें किसी में जी उन्होंने कुछ किया होता है, कुछ किया होता है। तो ये एक बड़ा जो क्लासिकल म्यूजिक और कवाली है उसमें एक बहुत मेजर थीम है इम्प्रोवाइजेशन का। इसी तरह वेस्टर्न म्यूजिक में जो जैज इम्प्रोवाइजेशन होती है वो एक बहुत मेजर पार्ट है जैज म्यूजिक का। तो ये एक बड़ा फैसिनेटिंग होता है कि आप अपने उसी वक्त जो जिस तरह आप उस वक्त फील कर रहे हैं उसको यूज करके आप अपने एक कॉम्पोजिशन को हर दफा एक आप एक नया एंगल उसको देख कर जो ले जाते हैं, वो बड़ी आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू डू। बिल्कुल, एक ये इंस्पिरेशन है ना, बेसिकली इट्स एन इंस्पिरेशन जो उसी वक्त आपको आई है, एंड यू हैव गिवन इट स्पेस एंड यू गॉन ऑन विद इट, and then you see how it goes, you know. So and you hope that the people, the audience is also so connected with you that they also appreciate and value what you're putting out there for them. So even हमारे जो गजल का जो है how हमारे यहाँ अब जैसे वेस्टर्न म्यूजिक जिस तरह है वो वर्ड्स तो समझ ही नहीं आते सीरियसली, कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, वो रोला रप्पा मचा हुआ है एक तरह से। लेकिन द थिंग इज के गजल, the words of the poet are given great space and sanctity, you know. तो each version, इसी तरह कवाली का भी अपना है कि वो भी वर्ड्स को भी देता है और रिदम को भी, रिदम के अंदर वो वर्ड्स डालता है और वो आगे लेके जाता है। तो बट द स्टोरी टेलिंग पार्ट इज द वन व्हिच टचेस द हार्ट and which I think the audience also connects with. So that was very beautiful. वेस्टर्न म्यूजिक में भी बहुत स्टोरी टेलर गुजरे हैं। बॉब डिलन बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था, और मार्क नॉफलर बहुत अच्छा स्टोरी टेलर था। फिर जो आर्ट रॉक वगैरह की साइड पे जिस तरह पिंक फ्लॉयड जैसे बैंड थे, उनकी जो एक पूरी एल्बम्स उनकी एक थीम के ऊपर होती थी और फ्लो करती थी एक स्टोरी शुरू से एंड तक। द वॉल जिस तरह है वो तो पूरी मूवी है ना वो। तो अभी तो रिलेटिवली जो रीसेंट बैंड्स हैं उसके तरह ड्रीम थिएटर है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं इस तरह की चीजों पर जिन पे पूरी एल्बम की जो है वो एक स्टोरी है शुरू से एंड तक। तो आई थिंक हर ट्रेडिशन के अंदर वो जो है एक एलिमेंट वो होता है उसका, स्ट्रॉन्ग लिरिक्स और स्टोरी टेलिंग का। तो आई थिंक ये, और ये बड़ा अच्छी तरह से इंटरेस्टिंगली बड़ा कनेक्ट करता है लोगों को उसके साथ, आपके म्यूजिक के साथ इन अ वे। I think the most important element is to be true to yourself in your art. अगर आपने उसमें थोड़ा सा फेकनेस ले आए ना तो फिर वो बात नहीं बनती, एंड एवरीबडी कैन सी इट।
और ये हुआ है मेरे साथ, हमारे फेलो म्यूजिशियन जो होते हैं, इनसे आप कोई बात कर रहे हो तो अक्सर लोगों के जो एस्पिरेशंस होते हैं वो ये होते हैं कि जी मैंने जो है कोई बहुत किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ प्ले करना है ऑन स्टेज, ये मेरा मकसद है, या मैंने पता नहीं इतने फॉलोअर्स बनाने हैं या जो भी करना है। तो उनको हमेशा मैं यही कहता हूँ कि अब आप जो हम जिस तरह अब हम एक मशीन्स की एज में, जिस तरह हम एआई मशीन इंटेलिजेंस की एज में जा रहे हैं, वहां पे अगर आप फॉर्मूला म्यूजिक बनाने की कोशिश करेंगे एल्गोरिदम को हम्म, ट्रैक करने के लिए, तो वो काम मशीन आपसे बहुत बेहतर कर सकती हैं। तो म्यूजिक इस सही। वक्त जो जो म्यूजिक जो सरवाइव करेगा और जो आगे थ्राइव करेगा, वो हमेशा वही म्यूजिक होगा जो आप स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जेन्युइन म्यूजिक जो आप बनाएंगे, जो आप खुद फील कर रहे हैं, जिस चीज से आप कनेक्ट कर रहे हैं। जब तक आप खुद फील करके उसको प्ले नहीं करोगे, तब तक दूसरे लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। बाकी जो एम्बिशन है कि जी मुझे फलां आर्टिस्ट के साथ स्टेज पे जाना है, फलां के लिए ओपन करना है या इस तरह करना है, वो सारी सेकेंडरी चीजें हैं। वो हो ना हो इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप हम्म, जेन्युइन फ्रॉम द हार्ट म्यूजिक बनाओगे तो वो लोगों को अपील भी करेगा, तो लोग जो है उसके साथ कनेक्ट भी करेंगे, और बल्कि अक्रॉस कल्चरल बाउंड्रीज करेंगे, सिर्फ आपकी जो लोकल ऑडियंस है उसके बाहर बहुत लोग करेंगे। Same is for art, paintings, you know. It has to be straight from the heart. Same is for writing. It has to be straight from the heart. And if it isn't, then it's not your work. It's really not your work. तो मैं वही देख रही थी, एक यहाँ के अवैस खान हैं, ऑथर हैं, इंटरनेशनल ऑथर हैं पाकिस्तानी। तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो अभी मेरी लास्ट ईयर जो बुक पब्लिश हुई है, राइजिंग अबव कैंसर वाली, तो मैंने कहा उसको जब पब्लिश हो प्रिंट होके आई है, तो जब मैंने देखा तो पहले ही पेज जो भी मैंने देखा उसमें मिस्टेक थी, यू नो। तो मैं सर पकड़ के बैठ गई कि उफ खुदाया, मैंने इस पे इतना काम किया है, फिर भी इसमें गलती निकल आई। तो कहते हैं वेलकम टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि आप जितना मर्जी कर लो, कोई ना कोई ह्यूमन एरर बीच में आ जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी वजह से। तो बाद में मैं सोचने लगी कि एक वक्त शायद ये भी आ जाए कि एआई का जो काम होगा ना, अगर वो कोई किताब लिखेगा तो वो परफेक्ट होगी। वो जब प्रिंट भी होगी उसमें कोई गलतियां भी नहीं होंगी। तो जो ऑथर्स होंगे ना, वो अपना काम में जानबूझ के भी कोई गलती डालेंगे ताकि पता चले कि भाई ये मेरा काम है, ये एआई का काम नहीं है। एग्री करता हूँ, बल्कि उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, कि जो इम्परफेक्शन होती है वही तो हमें ह्यूमन बनाती है, परफेक्शन इज एग्जैक्टली। नॉट वेरी ह्यूमन थिंग। और म्यूजिक में इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वो हिस्ट्री रही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आया था तो उसके बाद लोगों ने स्टार्ट कर दिया था बिल्कुल पिच परफेक्ट और टाइमिंग परफेक्ट म्यूजिक बनाना, कि आपकी जो बीट्स हैं वो एग्जैक्टली टाइम पे लैंड कर रही हैं। तो वो जो उससे आपकी जो सोल निकल जाती है म्यूजिक से, कि अब आपका एक ड्रमर है वो जो प्ले कर रहा है, अगर बीच में उसको कोई डिफरेंट फील आई है, वो थोड़ा सा ऑफ बीट प्ले करके कुछ करना चाह रहा है या कुछ करना चाह रहा है, तो वो जो ह्यूमन एलिमेंट है वो निकल जाती है। अब उसको बेसिकली अब रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको टूल्स बना रहे हैं जिसका नाम है, जिसका ह्यूमनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को, फिर से के बीच में आर्टिफिशियली उसमें इम्परफेक्शंस ऐड करें टू मेक इट साउंड मोर ह्यूमन। और इसको अगर आप एक और एंगल से देखें तो इवन जो एवोल्यूशन है वो भी तो इम्परफेक्शन के थ्रू ही होता है। जब तक आप जो है किसी स्पीशीज के अंदर म्यूटेशन नहीं करते, तब तक वो इवॉल्व नहीं करती, वो स्टक रहती है एक जगह के ऊपर। तो इम्परफेक्शन आई बिल्कुल थिंक सही। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एवोल्यूशन के लिए, चाहे वो आर्ट का हो चाहे वो स्पीशीज का हो। हाँ, दैट्स ट्रू, दैट्स सो ट्रू। आई कांट बिलीव इट कि हम कितनी देर गपशप करते रहे हैं। I think this has been a beautiful session and बहुत ही अच्छा लगा। Thank you so much. आपने सुबह ऑफिस का भी काम करना होगा, ये वो आपका मैंने बहुत टाइम लिया। तो thank you so much and God bless you, and anything you would like to say to anybody? YouTube पे तो पूरी दुनिया से लोग देख रहे होते हैं जी। कुछ नहीं, कोई मैसेज आपका? आपके लिए शुक्रिया। मैसेज मैंने क्या देना है, बस चाहिए कि आप हर एक को अपने साथ ऑथेंटिक रहना चाहिए, और दूसरों का जो जर्नी है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर एक जो इंसान जो है उसके अपनी स्ट्रगल्स हैं, अपना जर्नी है, अपने अप्स एंड डाउन है। तो बल्कि एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे समझ आई है जिंदगी में, और वो स्पेशली इसका बड़ा जिक्र होता है स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी, वो यही होता है कि जिंदगी में कोई चीज भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होती। अगर आप सोचें तो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर हर चीज जो है वो पेयर्स में एग्जिस्ट करती है।
आपको जो है लाइट को जानने के लिए डार्कनेस बहुत जरूरी है, गुड को जानने के लिए बैड बहुत जरूरी है, इवल बहुत जरूरी है। तो हर चीज जो है वो पेयर में एग्जिस्ट करती है, और जो हमारे साथ अच्छा होता है या बुरा होता है, वो दोनों चीजें जो हैं उनका एंड में मकसद यही होता है कि हम स्पिरिचुअली अपने आप को कॉन्स्टेंटली हम इम्प्रूव करते हैं या आगे जाते रहें उस पाथ पे, उस जर्नी पे। तो बस जर्नी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्या कहते हैं मंजिल की फिक्र ना किया करें, और बस एंजॉय द राइड एंड एंजॉय द जर्नी। I love your message, really. And I think this is enough to take you forward through your life. जो आप कह रहे हैं कि अपने को दूसरों को भी रिस्पेक्ट करें, उनकी भी जर्नी को रिस्पेक्ट करें, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गॉड ब्लेस यू बिलाल। आई हैव थैंक यू। ऑलवेज हैड ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर यू। सो आज तो बहुत ही अच्छा लगा, बड़ी प्यारी महफिल जमी। गॉड ब्लेस यू देन। अल्लाह थैंक यू जी। हाफिज। Yes.